गुड आफ्टरनून बच्चों। फिर से आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं इन द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ एमजे स्टार सर, मैजिकल लेक्चर्स ऑफ एमजे स्टार सर। बच्चों, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? जल्दी से बच्चों एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में इंडिकेट कर देंगे। उसके बाद फिर बच्चों आप पूरे लेक्चर के लिए जो है कमेंट सेक्शन से अपने आप को दूर कर लेंगे, क्योंकि आज मैं आपके सामने वाकई में एक मैजिकल लेक्चर पेश करूंगा, एक बेहतरीन लेक्चर पेश करूंगा, जिसमें आज बच्चों हम टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। तो क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं बच्चों? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? जल्दी से एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में इंडिकेट कर दीजिए बच्चों, फिर हम शुरुआत करेंगे ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी की। बच्चों पिछली क्लास में हमने 12th क्लास की जूलॉजी का एक बेहतरीन चैप्टर शुरू किया बच्चों, जिसका नाम है इवोल्यूशन। बच्चों पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा है, एक बार मैं आपको हल्का से एक बार रिवाइज करवा देता हूं बच्चों। मैं फिर दोहराता हूं बच्चों, तन और मन के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए, विश्वास रखिए, एमजे सर आपको जो है मां तक पहुंचा कर आएंगे। आपको मेहनत करनी है, हम तो कर ही रहे बच्चों। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास की। आप कमेंट सेक्शन से दूर हो जाएंगे। चलिए मैं आपको ले चलता हूं फिर से बच्चों उसी इवोल्यूशन की दुनिया में, जो कि एक खूबसूरत कहानी है। आइए हल्का सा रिवाइज करते हैं। याद कीजिए बच्चों, इवोल्यूशन क्या है, बहुत इत्मीनान से हम पढ़ेंगे। एक एक बच्चे को 100 में आना चाहिए, बहुत हौले हौले पढ़ेंगे। और बच्चों आपका समय बचाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा टाइम लेकर जो है ये पहले से थोड़ा सा लिख लिया है, तो किसी बच्चे को ऐसा ना लगे कि सर ने पहले ही जो है क्लास शुरू कर दी है। ऐसा नहीं है बच्चों। अब जो है हमारी आज की क्लास शुरू हो रही है। अब आप कमेंट सेक्शन से दूर हो जाइए, तन और मन के साथ एमजे सर से जुड़ जाइए। मैं फिर से आपको ले चलता हूं बच्चों उसी जो है इवोल्यूशन की खूबसूरत कहानी में। याद कीजिए बच्चों, इवोल्यूशन क्या है? ये एक खूबसूरत कहानी जो आप सुन रहे थे एमजे सर की जुबानी। तो याद कीजिए बच्चों, इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन जो है बच्चों बस एक कहानी है बच्चों। आज के लेक्चर में बहुत ध्यान से आपको सुनना है। इवोल्यूशन क्या है बच्चों? इवोल्यूशन एक कहानी है। ये कहानी है बच्चों 4 चीजों की। ये कहानी है ब्रह्मांड के बनने की। द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बन चुका है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। क्रेडिट गोज टू बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेड। आराम से पढ़ेंगे बच्चों। ये कहानी है यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में धरती के बनने की, पृथ्वी के बनने की, अर्थ के बनने की बन चुकी है बच्चों 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। और इसका भी क्रेडिट जाता है बच्चों बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेड पर। याद कीजिए बच्चों, जो 4.5 बिलियन वर्ष पहले जो प्रिमिटिव अर्थ बनी है, याद कीजिए उस पर अभी एटमॉस्फेयर नहीं है। मैंने आपको रीजन बताया था बच्चों कि उस समय तापमान बहुत ही ज्यादा था, और तापमान ज्यादा होने की वजह से जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल वहां बनते थे बच्चों, उनकी जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होती थी, तो वहां बनते थे बच्चों। उनकी जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होती थी, तो धरती की सतह पर ठहरते नहीं थे बच्चों। और जब गैसियस मॉलिक्यूल वहां नहीं ठहरेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तभी तो एनसीईआरटी कहती है देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन द प्रिमिटिव अर्थ, इट वाज फॉर्म्ड लेटर। तो देखिए बच्चों, ब्रह्मांड बन चुका है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेड। धरती बन चुकी है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, एटमॉस्फेयर आज बन जाएगा, क्रेडिट गोज टू बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेड। अब याद कीजिए बच्चों, ये कहानी है धरती पर पहले जीवन के बनने की। ध्यान सुनिए बच्चों, आज धरती पर जीवन कैसे बनता है? अगर आपसे पूछा जाए बच्चों आज धरती पर जीवन कैसे बनता है, तो आंसर जाना चाहिए नंबर 4 थ्योरी, दैट इज बायोजेनेसिस। हमने पढ़ा था बच्चों लाइफ ऑलवेज कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। पर बेटा ये इस चीज की कहानी नहीं है कि धरती पर आज जीवन कैसे बनता है। ये कहानी इस बात की बच्चों कि धरती पर पहला जीवन कैसे बना होगा। इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे बच्चों, फर्स्ट लाइफ। और समझिए धरती पर पहला जीवन कैसे बना होगा, उसको समझाने के लिए हम 4 थ्योरीज जो है बच्चों पढ़ चुके हैं। उसमें से 3 को हम रिजेक्ट कर चुके हैं बच्चों। याद कीजिए, समझिए, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, धर्म के हिसाब से जो थ्योरी चलती है बच्चों, भगवान के हिसाब से जो थ्योरी चलती है वो रिजेक्टेड है। कॉस्मिक पेंसपर्मिया थ्योरी, आसमान से जीवन आता है, वो रिजेक्टेड है बच्चों। तीसरी थी, याद कीजिए, स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी कि ए बायोजेनेसिस। बेटा वो थ्योरी क्या कहती है कि लाइफ अपने आप आई होगी और वो नॉन लिविंग से आई होगी। तो बेटा हमें पता है कि लाइफ नॉन लिविंग चीजों से अपने आप जनरेट नहीं होती है। तो बेटा शुरुआत की जो 3 थ्योरीज हैं वो तो सरासर गलत है बच्चों। पर जो चौथी थ्योरी हमने पढ़ी थी ना बच्चों, दैट इज बायोजेनेसिस, वो गलत नहीं है बच्चों। वो थ्योरी क्या कहती है? लाइफ ऑलवेज कम्स फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, और वो थ्योरी बिल्कुल सही है बच्चों। पर हम ये नहीं जानना चाहते हैं कि लाइफ से आती है, हम तो ये जानना चाहते हैं ना बच्चों कि धरती पर पहला जीवन कैसा आया होगा। तो बेटा बायोजेनेसिस की जो नंबर 4 वाली थ्योरी है वो हमें बस ये नहीं बता पाई कि फर्स्ट लाइफ कैसे आती है। इसीलिए बच्चों हमें आज भी एक ऐसी थ्योरी की जरूरत महसूस हुई जो कि हमें यह समझाएगी कि धरती पर पहला जीवन कैसे आता है। तो बेटा समझिएगा, धरती पर पहला जीवन कैसे आता है वो समझाने के लिए आपके सामने एक बेहतरीन थ्योरी पेश करने जा रहा हूं एमजे सर की जुबानी, उसको ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी। तो तन और मन के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों। वापस से दोहराता हूं, इस सोच के साथ बैठेंगे क्लास में कि क्लास में याद हो जाना चाहिए, बोलने की रफ्तार बहुत धीमे रखेंगे, एक एक बच्चे को जो है समझ में आना चाहिए। मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए बच्चों। ब्रह्मांड बन चुका है, ब्रह्मांड में धरती बन चुकी है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि धरती पर पहला जीवन कैसे होगा। और धरती पर पहला जीवन, मैं फिर दोहरा रहा हूं बच्चों, बार बार शब्द इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लाइफ। तो धरती पर पहला जीवन कैसे बना होगा उसको समझाने के लिए हमारे पास जो 5वीं थ्योरी बच्चों, उसका नाम है ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी। आइए ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी मैं आपके सामने शुरू करता हूं। जुड़ जाइए बच्चों, ध्यान सुनिएगा। बेटा 2 साइंटिस्ट हुआ करते हैं, ऑपेरिन और हेल्डेन की बात करें, वैसे मैंने पूरा नाम लिखा है, एआई ऑपेरिन है और जेबीएस हेल्डेन है। बेटा पूरा चैप्टर होगा वो आज के इस लेक्चर पर भी निर्भर करता है। तो मेरे साथ जुड़ जाइए, कमेंट सेक्शन से दूर हट जाइए, बहुत प्यार से मुस्कुराहट के साथ एमजे सर हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। तो ध्यान सुनिए बच्चों, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि आज धरती पर जीवन कैसे बनता है बच्चों, तो आंसर होना चाहिए बायोजेनेसिस। बेटा बायोजेनेसिस गलत नहीं है, लाइफ हमेशा पहली वाली लाइफ से ही आती है। पर अगर ये पूछा जाए कि धरती पर पहली लाइफ कैसे आई होगी, तो उसका आंसर है बच्चों ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी। अब आपके सामने पेश करता हूं, पहले एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन समझाता हूं, फिर डिटेल में आपके सामने कहानी पेश करूंगा। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, 2 लोग हैं बेटा, ऑपेरिन और हेल्डेन। मैंने पूरा नाम लिख दिया है, एआई ऑपेरिन और जेबीएस हेल्डेन। आपको जो है बस नाम याद रखना है, ऑपेरिन और हेल्डेन। और ये भी याद रखिएगा बच्चों ये कहां से बिलोंग करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऑपेरिन साहब जो है वो रशिया के हैं और हेल्डेन जो है वो इंग्लैंड के हैं। अब सुनिए बच्चों, इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दी है जिसका नाम है ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी। और ध्यान रखिएगा, ऑपेरिन हेल्डेन की जो थ्योरी है ये आपको क्या समझाएगी, द ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ। फिर दोहरा रहा हूं बच्चों, जो लाइफ आती है आज के टाइम पर वो तो बायोजेनेसिस से आती है, पर ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी आपको ये समझाएगी कि धरती पर फर्स्ट लाइफ कहां से आई होगी। अब एक चीज समझना बच्चों, एनसीईआरटी क्या कहती है, ऑपेरिन हेल्डेन की जो थ्योरी है ना बच्चों, ये ए बायोजेनेसिस का एक वर्जन है। बेटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इट इज ए वर्जन ऑफ ए बायोजेनेसिस। वैसे मैं आपको समझा दूं बच्चों, एनसीईआरटी में थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए, उन्होंने ये लिखा है वर्जन ऑफ अ बायोजेनेसिस। यानी बेटा समझिए, उन्होंने जो है अ और बायोजेनेसिस के बीच में गैप छोड़ दिया है, वो गैप नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ऑपेरिन की थ्योरी क्या है बच्चों, ऑपेरिन की जो थ्योरी है बच्चों ये ए बायोजेनेसिस का ही बस एक मॉडिफाइड वर्जन है। बेटा ये जो है ए बायोजेनेसिस का बस एक मॉडिफाइड वर्जन है। सर आप क्या बात कर रहे हो, सर ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी तो बिल्कुल सही थ्योरी है। हाँ जी बच्चों, सर ए बायोजेनेसिस जो है वो तो गलत थ्योरी है। ये भी सही बात है बच्चों, मैंने कहा है ऑपेरिन की जो थ्योरी बच्चों ये ए बायोजेनेसिस नहीं है, ये ए बायोजेनेसिस का एक वर्जन है, उसका एक रूपांतरण है बच्चों, उसका बस एक मॉडिफाइड वर्जन है। याद कीजिए बच्चों, ए बायोजेनेसिस जो है वो तो सरासर गलत है बच्चों। ए बायोजेनेसिस हम पढ़ चुके हैं बच्चों, जो तीसरे नंबर वाली थ्योरी है वो तो सरासर गलत है। याद करो बच्चों, ए बायोजेनेसिस शब्द का क्या मतलब होता है, नॉन लिविंग से अगर लाइफ जनरेट हो उसे कहते हैं ए बायोजेनेसिस। बेटा आज के टाइम पर जो है ए बायोजेनेसिस नहीं होता है। तो मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि ऑपेरिन की थ्योरी ए बायोजेनेसिस है, नहीं बच्चों, ए बायोजेनेसिस थ्योरी बिल्कुल गलत है। बेटा ऑपेरिन की थ्योरी ए बायोजेनेसिस नहीं है, ये इसका बस एक मॉडिफाइड वर्जन है। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, वर्जन ऑफ अ बायोजेनेसिस। बेटा वहां पर अ और बायोजेनेसिस के बीच का गैप नहीं होना चाहिए। यानी ऑपेरिन की जो कहानी है बच्चों ये ए बायोजेनेसिस का एक वर्जन है। और क्या वर्जन है मेरे बच्चों, ये है प्राइमरी ए बायोजेनेसिस। मैं फिर दोहराता हूं बच्चों, जो ए बायोजेनेसिस है वो तो सरासर गलत है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ए बायोजेनेसिस की थ्योरी तो गलत है, यानी नॉन लिविंग से जीवन नहीं आता है आज के टाइम पर। बेटा ऑपेरिन हेल्डेन की जो थ्योरी है ये ए बायोजेनेसिस नहीं है,
उसका एक वर्जन है बेटा। और क्या वर्जन है? ये है मेरे बच्चों प्राइमरी एबायोजेनेसिस। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? प्राइमरी शब्द का मतलब होता है फर्स्ट, यानी ये थ्योरी बस ये कह रही है कि धरती पर जो पहला जीवन बना था ना बच्चों, वो नॉन लिविंग से जनरेट हुआ था, ये समझिए बेटा। आज के टाइम पर ए बायोजेनेसिस नहीं होता है, बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे बेटा। आज के टाइम पर जो है ए बायोजेनेसिस नहीं होता है, तो ऑपेरिन की थ्योरी ए बायोजेनेसिस नहीं है, उसका एक वर्जन है। और क्या वर्जन है बच्चों? प्राइमरी ए बायोजेनेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला जीवन बना था मेरे बच्चों, वो बस ए बायोजेनेसिस यानी नॉन लिविंग से बना था, यानी पहला जो जीवन है बस वो नॉन लिविंग से बना था। और उसके बाद तो हमेशा फिर जितने भी जीवन बने बेटा, वो उसी जीवन के मॉडिफिकेशन से अवतरित हुए, यानी कि बाद में तो फिर बायोजेनेसिस ही हुआ है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन ही हुआ है। तो पहली चीज तो इस समझ में आ गई बच्चों कि ऑपेरिन की जो थ्योरी है ना बच्चों, वो ए बायोजेनेसिस नहीं है, उसका एक वर्जन है। क्या है बच्चों? उसका एक वर्जन है। और क्या वर्जन है? प्राइमरी ए बायोजेनेसिस। अब कुछ बातें और बता रहा हूं बच्चों। देखिए, थ्योरी का नाम तो है ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी, पर सच्चाई तो ये बच्चों, इस थ्योरी में मैक्सिमम जो मेहनत है वो ऑपेरिन अंकल ने की है। तो बेटा इसीलिए तो जब ये थ्योरी छपी ना बच्चों, तो ये किसकी किताब में छपी है? ऑपेरिन की किताब में छपी है। इसलिए बेटा इस थ्योरी को कभी कभी ऑपेरिन्स थ्योरी भी कहते हैं। बेटा हेल्डन अंकल जो हैं बस बीच बीच में निरीक्षण करने आ जाते थे कि और ऑपेरिन सब बढ़िया तो चल रहा है ना, तो समझिए मैक्सिमम मेहनत ऑपेरिन साहब की है। इसलिए इस थ्योरी को कभी कभी ऑपेरिन्स थ्योरी भी कहा जाता है। इसीलिए बेटा जब ये थ्योरी छपी तो किसकी किताब में छपी है मेरे बच्चों? ये ऑपेरिन की किताब में छपी है। किस में छपी है बेटा? ऑपेरिन की। और ऑपेरिन की किताब का नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसलिए बेटा मैं ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी कह दूं, या फिर आगे चलकर मैं ऑपेरिन थ्योरी भी इसको कह सकता हूं, तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब समझिए बच्चों, ऑपेरिन की जो कहानी है ना बच्चों, ऑपेरिन की जो कहानी है, इसके दो हाफ हैं बेटा। इस पिक्चर के जो है दो हाफ हैं, एक इंटरवल से पहले वाला है, एक इंटरवल के बाद वाला है। जाहिर सी बात है पहला हाफ पहले होगा, दूसरा हाफ उसके बाद में होगा। तो ऑपेरिन की जो कहानी बच्चों, इसके दो हाफ होते हैं, समझिए। पहला जो हाफ है मेरे बच्चों, वो कहलाता है केमिकल इवोल्यूशन, यानी कि रासायनिक विकास। और जिसका दूसरा हाफ है बच्चों, वो कहलाता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, यानी कि जो है जैविक विकास। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको लिए टॉपिक आसान बनाने के लिए केमिकल इवोल्यूशन में आपको बच्चों 4 स्टेजेस में पढ़ा दूंगा, और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में आपको 4 स्टेज में पढ़ाऊंगा। बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपको मजा आ जाएगा, आत्मा को सुकून मिलेगा। मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों। तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो बच्चों, ऑपेरिन हेल्डेन की जो कहानी है, ये बस आपको ये बताएगी कि फर्स्ट लाइफ कैसे आई। और बेटा इस कहानी के जो हैं दो हाफ हैं। इसका जो पहला हाफ है वो है केमिकल इवोल्यूशन, जिसको कीमोजेनी कहते हैं। दूसरा हाफ है बेटा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जिसको बायोजेनी कहते हैं। यानी ऑपेरिन साहब ये कहते हैं कि जब धरती बनी थी, पहले वहां पर केमिकल इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ। अब केमिकल इवोल्यूशन में क्या हुआ होगा बेटा? जो सिंपल इनऑर्गेनिक कंस्ट्रेंट होते हैं, जैसे कि एटम्स, तो एटम से शुरू होके कॉम्प्लेक्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स का बनना। जैसे बेटा मैं लिखता हूं, प्रोटीन की बात कर सकता हूं, लिपिड की बात कर सकता हूं, न्यूक्लिक एसिड की बात कर सकता हूं, और पॉलीसैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट। एक चीज समझिए बच्चों, ये जो प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड है, या फिर हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं, आपको पता है ये पहली बात तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। और एक चीज समझिए बच्चों, इनको वैसे बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो साथ मिल जाए तो बेटा ये बायो बना सकते हैं, यानी लाइव बना सकते हैं। पर बेटा इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो ये होते तो नॉन लिविंग है ना। जैसे बेटा हम जो है प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, वो नॉन लिविंग चीज है। आप कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं, वो नॉन लिविंग चीज है। बेटा हम लिपिड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो नॉन लिविंग है। यानी समझिए, कहते इनको मेरे बच्चों बायोमोलिक्यूल्स हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो साथ मिल जाए तो बायो बना सकते हैं, यानी लाइव बना सकते हैं। पर इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो बच्चों ये नॉन लिविंग जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो समझिए केमिकल इवोल्यूशन का क्या मतलब है? सिंपल इनऑर्गेनिक कंस्ट्रेंट से शुरू होकर इन कॉम्प्लेक्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स का बनना। ये बेटा ऑपेरिन की कहानी का पहला हाफ है, जिसे केमिकल इवोल्यूशन कहेंगे। अब एक बार जब ये बन जाएंगे ना बच्चों, तो इनसे फिर पहले जीवन का बनना, वो कहलाता है मेरे बच्चों बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो आप देख पा रहे हैं धरती पर जो पहला
लाइफ बनी बच्चों, आप देख पा रहे हैं धरती पर जो पहली लाइफ बनी है वो तो इन नॉन लिविंग मैक्रोमोलिक्यूल से बनी है बच्चों, यानी कि पहली जो लाइफ बनी है यानी प्राइमरी, वो बेटा जो है नॉन लिविंग से बनी है, तभी तो मैंने नाम दिया था इसको प्राइमरी ए बायोजेनेसिस कहते हैं। तो ये समझ में आ रहा बच्चों, यानी समझिए अरे नॉन लिविंग से लाइफ का बनना वही तो ए बायोजेनेसिस है, पर देखिए पहली जो लाइफ है बस वो नॉन लिविंग से बनी है, इसलिए बेटा इस कहानी को कहा जाता है वर्जन ऑफ ए बायोजेनेसिस, या फिर मैं कह सकता हूं ये है प्राइमरी ए बायोजेनेसिस। तो आपने क्या देखा, ओपेरिन की कहानी के दो हाफ है मेरे बच्चों, केमिकल इवोल्यूशन और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब मैं आपके सामने पहला हाफ पेश करने जा रहा हूं जिसका नाम है बच्चों केमिकल इवोल्यूशन। मैं दोनों हाफ आपको चार चार स्टेज में पढ़ाऊंगा, जैसे देखिए आप देख पा रहे हैं केमिकल इवोल्यूशन के चार चरण होंगे बेटा। एक होगा यहां पर एटॉमिक स्टेज है, आप देखिए केमिकल इवोल्यूशन जो मैं आपको चार स्टेज में पढ़ाऊंगा, एक पहले एटॉमिक स्टेज है, फिर मॉलिक्यूलर स्टेज है, फिर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और फिर बेटा जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब ध्यान से सुनिएगा, यानी ओपेरिन साहब ये कहते हैं, आराम से पढ़ रहे हैं बच्चों मुस्कुराहट के साथ, ओपेरिन साहब ये कह रहे हैं कि पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ। व्हाट इज केमिकल इवोल्यूशन? सिंपल इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट से इन नॉन लिविंग कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स का बनना। तो आप देखना मैं एटम से शुरू करूंगा और इन नॉन लिविंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाऊंगा, तो ये बेटा क्या है केमिकल इवोल्यूशन। और एक बार केमिकल इवोल्यूशन हो जाएगा तो उसके बाद फिर बेटा इनसे शुरू करके हम पहला जीवन बनाएंगे, वो कहलाएगा बच्चों बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो आइए पेश करता हूं ओपेरिन की कहानी का पहला हाफ जिसका नाम क्या है बच्चों केमिकल इवोल्यूशन। अब ध्यान सुनेगा ओपेरिन साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, बेटा जाहिर सी बात है उन्होंने बनते हुए देखा थोड़ी ना है, तो हम कह सकते हैं इवोल्यूशन में कि हमें ऐसा लगता है। तो ओपेरिन साहब क्या कहते हैं, पहला हाफ शुरू कर रहा हूं केमिकल इवोल्यूशन। तो ओपेरिन साहब क्या कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जीवन को बनाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा ओपेरिन क्या कहते हैं, जीवन को बनाना है यानी प्रोटोप्लाज्म को बनाना है। तो वो क्या कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है जीवन को बनाने के लिए, प्रोटोप्लाज्म को बनाने के लिए जितने भी एलिमेंट्स चाहिए होते हैं वो धरती जब बनी थी यानी आज से 4.5 बिलियन वर्ष पहले वो सभी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी एटॉमिक फॉर्म में धरती पर मौजूद रहे होंगे। तो हम मानकर चल रहे हैं कि जीवन को बनाने के लिए, प्रोटोप्लाज्म को बनाने के लिए जितने भी एलिमेंट्स चाहिए होते हैं बच्चों, जब धरती बनी होगी आज से 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, वो सभी एलिमेंट्स अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी कि एटॉमिक स्टेज में मौजूद होंगे। यानी धरती पर बेटा सारे एटम्स थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, आर्गन एटसेट्रा, ऐसा कुछ। आज हमें ऐसा लॉजिक लगता है कि हाइड्रोजन उनमें मैक्सिमम रहा होगा। अब याद कीजिए बेटा, अगर मैं प्रिमिटिव अर्थ की बात करूं तो प्रिमिटिव अर्थ पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम 4 कंडीशंस की बात करेंगे, फिलहाल 2 तो समझिए। याद कीजिए जो ताजा उस समय धरती बनी थी बच्चों, उस समय टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था, तो प्रिमिटिव अर्थ पर क्या कंडीशंस रही होंगी, हाई टेम्परेचर बेटा। उस समय याद कीजिए धमाके से बेटा वो बनी थी, तो धरती की सरफेस बहुत ही गर्म थी, तो इसकी वजह से वहां पर जो है बेटा वॉल्केनिक स्टॉर्म्स हो रहे होंगे। एस्टिस एनसीईआरटी के वर्ड है बेटा, जस्ट इमेजिन बेटा जो धमाका हुआ था उसको हम फिजिकल वर्ल्ड में इमेजिन नहीं कर सकते, पर धरती बन चुकी है। अब उसके बाद क्या हो रहा है वो तो मेरे साथ आप इमेजिन कर सकते ना बच्चों, कहानी है, डूबने की कोशिश कीजिए बच्चों, खोने की कोशिश कीजिए, आपके एमजे सर आपके साथ हैं बच्चों। तो ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा इमेजिन कीजिए बच्चों कि उस जमाने में आज से 4.5 बिलियन वर्ष पहले जब धरती रही होगी तो बेटा उस समय टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था, तो धरती के सरफेस से जो चट्टान के टुकड़े हैं, जो जमीन के टुकड़े हैं, वो जो हैं ऐसे हवा में उछलते होंगे। जस्ट इमेजिन बेटा आग की जो है लपटें निकलती होंगी, ज्वालामुखी फटते होंगे, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स होते होंगे। तभी तो बेटा समझिए, अगर आप ओरिजिनल अर्थ को देखोगे बेटा समंदर खाली करके, तो आपको अर्थ जो है बेटा वो कुछ इस तरह से अमीबॉइडल शेप दिखती है। सर हमारी धरती तो गोल होती है ना बेटा, वो गोल आपको इसलिए दिखती है क्योंकि इन बड़े बड़े डिप्रेशंस में आज पानी भरा हुआ है, यहां पर समंदर है। पर बेटा समझिए अर्थ है क्या बेटा, लिथोस्फीयर प्लस हाइड्रोस्फीयर। तो समझिए अगर आप पानी निकाल दोगे तो जो सॉलिड पार्ट है वो ऐसा ही है बच्चों, क्योंकि अर्थ पर जो है वॉल्केनिक स्टॉर्म्स हुए हैं, ज्वालामुखी फटे हैं, तो बड़े बड़े डिप्रेशन आपको देखने को मिलते हैं। अब समझिए बच्चों, प्रिमिटिव अर्थ पर आप देख पा रहे हैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ही सही, तो इस हाई टेम्परेचर ने
फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड की होगी उन एटम्स को आपस में बॉन्ड बनाने के लिए। बेटा एक चीज समझिए, कोई भी जो है वो अपनी स्टेबल फॉर्म में आना चाहता है। किस में आना चाहता है बेटा? वो स्टेबल फॉर्म में आना चाहता है, और एटम से ज्यादा स्टेबल फॉर्म जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है। तो ओपेरियन साहब कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये एटम्स अब आपस में जुड़ने लगे होंगे। जस्ट इमेजिन। और बेटा जब एटम्स जुड़ने लगे होंगे तो क्या बनने लगे होंगे? मॉलिक्यूल्स बनने लगे होंगे। तो बेटा जो दूसरी स्टेज आई होगी वो क्या आई होगी? मॉलिक्यूलर स्टेज आई होगी। क्या आई होगी बच्चों? मॉलिक्यूलर स्टेज। अब एक चीज समझिए, जैसे कि आपने देखा बेटा हाइड्रोजन चूंकि मैक्सिमम था, तो देखिए जब हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम से जुड़ेगा तो क्या बना होगा बेटा? मीथेन गैस का मॉलिक्यूल बना होगा। जब हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, जब हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन एटम से जुड़ा होगा तो वाटर मॉलिक्यूल बना होगा। हाइड्रोजन जो है बेटा जब नाइट्रोजन एटम से जुड़ा होगा तो अमोनिया मॉलिक्यूल बना होगा। एक चीज समझिए बेटा, पहली बात तो उस समय टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा रहा था, और जब टेम्परेचर ज्यादा होगा बेटा तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे बेटा, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे बेटा, समझिए टेम्परेचर ज्यादा ना बच्चों, तो टेम्परेचर ज्यादा है तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे ये गैसियस फॉर्म में होंगे, यानी कि वेपर फॉर्म में होंगे। पर समझिए आपको ये तो समझ में आता है बच्चों कि हाइड्रोकार्बन जो है बेटा, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। तो एक बात तो कंफर्म है बेटा, जो मीथेन है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जो वाटर और अमोनिया ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था। अगर आपसे पूछा जाए कि धरती पर पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन बना होगा, तो हम कह सकते हैं बेटा कि मीथेन मॉलिक्यूल बना होगा। अगर पूछा जाए कि धरती पर पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या बने होंगे, तो आपको जो है वाटर अमोनिया कहना चाहिए। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि वाटर अमोनिया में से भी अगर चुनना पड़े तो आप बच्चों वाटर को चुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन नाइट्रोजन से पहले ऑक्सीजन से जुड़ा होगा बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन की तुलना में बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बेटा वो काफी ज्यादा होगी। ये आपको समझ में आ रहा है? तो समझिए इसी तरह से क्या हुआ बेटा, देखिए टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, और जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहा होगा तो ये एटम्स आपस में स्टेबल होने के लिए जो है आपस में जुड़ने लगे होंगे, बॉन्ड बनने लगे होंगे। तो क्या बनने लगे होंगे बेटा? मॉलिक्यूल्स बनने लगे होंगे। जस्ट इमेजिन। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बने होंगे बेटा, जैसे मीथेन मॉलिक्यूल बना, वाटर मॉलिक्यूल बना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना। समझिए इस तरह से H2N2CO2, हाइड्रोजन साइनाइड, और भी साइनाइड्स, कार्बाइड, नाइट्राइड्स, यानी कि बहुत सारे जो हैं गैसियस मॉलिक्यूल यहां पर बने होंगे। पर एक चीज ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक मॉलिक्यूल रहा होगा जो कि नहीं बना होगा बेटा। कौन सा? जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो नहीं बना होगा, यानी O2 नहीं बना होगा। अब समझिए ना बच्चों, चूंकि हाइड्रोजन एटम बहुत ज्यादा थे एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एटम, तो बेटा ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जुड़ता, क्योंकि वहां तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंस जो है वो जीरो है। तो उससे पहले बेटा क्या हुआ होगा? हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन एटम को पकड़ा और वाटर बना लिया होगा। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन एटम को पकड़ा और वाटर बना लिया होगा। यानी समझिए बेटा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन एटम रिएक्ट करता और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता, उससे पहले जो है बेटा उस हाइड्रोजन एटम ने सभी ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़कर क्या बना लिया होगा? वाटर मॉलिक्यूल। तो ध्यान रखिएगा उस जमाने में बेटा सभी गैसियस मॉलिक्यूल बने होंगे, कौन सा नहीं बना होगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो नहीं बना होगा। अब कहानी को आगे ले चलते हैं, ध्यान सुनिए बेटा। केमिकल इवोल्यूशन चल रहा है, तो ऑपेरिन क्या कहते हैं? पहले सभी एलिमेंट्स एटॉमिक फॉर्म में थे, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो है वो बॉन्ड बनाने लगे होंगे, और बेटा यहां पर जो है अगली स्टेबल फॉर्म यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म आने लगी है। अब समझिए बेटा, याद कीजिए जैसे जैसे समय आगे निकल रहा था, याद कीजिए ब्रह्मांड फैल रहा था और टेम्परेचर कम हो रहा था। और देखिए बेटा, जब टेम्परेचर कम होने लगा तो ये जितनी भी गैसियस मॉलिक्यूल हैं इनकी जो वेलोसिटी है बेटा वो एस्केप वेलोसिटी से कम होने लगी। तो अब ये जो गैसियस मॉलिक्यूल है बेटा ये धरती के सरफेस पर ठहरने लगे होंगे। जस्ट इमेजिन बेटा, समझिए ये तो धरती के सरफेस है। अब ये जितनी भी गैसियस मॉलिक्यूल है बच्चों, पहली बात तो ये वेपर फॉर्म में होंगे, जैसे कि वाटर वेपर है, मीथेन, अमोनिया। ध्यान रखिएगा कौन सा गैसियस मॉलिक्यूल नहीं है बेटा, तो O2 नहीं है। पर समझिए जैसे जैसे ब्रह्मांड फैल रहा था टेम्परेचर कम हो रहा था, और जब टेम्परेचर कम होने लगा तो अब ये जो गैसियस मॉलिक्यूल है बेटा ये धरती के सरफेस पर ठहरने लगे होंगे। जस्ट इमेजिन। और जब ये ठहरने लगे होंगे बेटा तो क्या बनने लगा होगा? एटमॉस्फेयर बनने लगा होगा। तो याद कीजिए प्रिमिटिव अर्थ पर तो एटमॉस्फेयर नहीं था,
पर वो एटमॉस्फेयर जो है वो बाद में बन गया होगा। पर कमाल की बात देखिए बेटा, इस एटमॉस्फेयर पर सभी गैसियस मॉलिक्यूल हैं, कौन सी नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी कहती है जो प्रिमिटिव अर्थ पर एटमॉस्फेयर था बेटा वो कैसा था? वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। एक एक वर्ड का धागा खोल रहे हैं बच्चों। बेटा आज तो जो है ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है, तो बेटा उस समय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं था ना, तो जो एटमॉस्फेयर रहा होगा वो कैसा रहा होगा बेटा? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। अब कहानी को आगे ले चलता हूं, ध्यान से सुनिए बेटा। जैसे जैसे समय बीतता चला गया होगा टेम्परेचर और कम होने लगा, और समझिए जैसे ही एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 100 डिग्री से कम हुआ होगा, ये जो वाटर वेपर है बेटा ये पानी की बूंद में कन्वर्ट हो गया होगा। बेटा जैसे टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री से कम हुआ होगा, समझिए ये जो यहां पर वाटर वेपर ये जो है पानी की बूंद में कन्वर्ट हो गया होगा, और ये पानी की बूंद जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट होने लगी होगी, और ये पानी की बूंदें जो है बेटा धरती की तरफ आने लगी होंगी। यानी क्या शुरू हो गई होंगी? बारिशें शुरू हो गई होगी। जस्ट इमेजिन बेटा, कहानी है, खोने की कोशिश कीजिए। इस तरह से बेटा बारिशें शुरू हो गई होंगी। बेटा मैं आपको ये समझा रहा हूं पहली बारिशें कैसी होंगी, जस्ट इमेजिन। तो बेटा उस तरह से बारिशें शुरू हो गई। पर समझिए अभी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 100 से कम है, पर बेटा अर्थ का सरफेस तो अभी भी जो है आग उगल रहा था। बेटा ये सॉलिड सरफेस से बहुत गर्म था, तो जैसे ये पानी की बूंद धरती को टच करती होगी बेटा ये जो है वेपर बन के फिर से उड़ जाती होगी। यानी समझिए, यानी बारिशें होती होंगी फिर एवापोरेशन होता होगा। जस्ट इमेजिन, बारिशें होती होंगी एवापोरेशन होता होगा, और समझिए ये जो भाप है बेटा ये ऊपर इकट्ठी होती होंगी, और इनके इकट्ठे होने से क्या बनने लगे होंगे बेटा? क्लाउड्स बनने लगे होंगे, यानी कि बादल बनने लगे होंगे। जस्ट इमेजिन। और समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, पर समय के साथ साथ क्या होता जाएगा? धरती का टेम्परेचर भी कम होगा, और जब यहां का टेम्परेचर बेटा कम हो जाएगा तो अब ये बारिश का जो पानी है ये धरती की सतह पर ठहरने लगा होगा। और बेटा जब ये ठहरने लगा होगा तो ये अर्थ के जितने भी डिप्रेशन है, ये जितने भी गड्ढे हैं बेटा, इनमें पानी भरता चला गया होगा, और ये जो बेटा गड्ढे हैं इनमें पानी भर गया होगा। तो ये गड्ढे जो हैं किसमें कन्वर्ट हो गए होंगे? ओशियंस के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो गए होंगे मेरे बच्चों? ओशियंस के अंदर। तो इस तरह से जो है प्रिमिटिव ओशियंस बने होंगे बेटा। क्योंकि मैं प्रिमिटिव ओशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जो ओशन है बेटा वहां का पानी जो है वो तो काफी ठंडा है, पर समझिए उस समय जो पानी रहा होगा ओशन का वो भी कंपैरेटिवली काफी गर्म रहा होगा। तो इस तरह से बेटा प्रिमिटिव ओशंस बन गए होंगे। लिखा हुआ है बारिश का जो पानी है बच्चों, जस्ट इमेजिन, उसने अर्थ के सभी डिप्रेशंस को भर दिया होगा, और क्या बन गए होंगे? प्रिमिटिव ओशियंस। अब कहानी को आगे ले चलता हूं बेटा, याद कीजिए सूरज जो है सन का फॉर्मेशन तो हो ही चुका था। अब समझिए जो सूरज की बेटा हाई एनर्जी रेडिएशन है, बोले तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, बेटा समझिए ये जो सूरज की हाई एनर्जी रेडिएशन है ये एटमॉस्फेयर का जो है सीना चीर रही होंगी। बेटा आप समझिए उस समय जब O2 ही नहीं है तो O3 कहां से आ जाएगी? बेटा उस समय जो है ओजोन का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। वो कब होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए क्या हो रहा है बेटा, अरे जब O2 ही नहीं है तो O3 कहां से होगी? तो देखिए क्या हो रहा है, और जब ओजोन नहीं है तो इमेजिन कीजिए बच्चों सूरज की जो हाई एनर्जी रेडिएशन यूवी रेडिएशन वो एटमॉस्फेयर का सीना चीर रही होगी। तो एटमॉस्फेयर का तापमान कंपैरेटिवली ज्यादा था, और बेटा ये जो आपके क्लाउड्स हैं ये आपस में टकरा रहे होंगे, और इनके टकराने से मेरे बच्चों बिजलियां कड़क रही होंगी। जस्ट इमेजिन, यानी कि लाइटनिंग होने लगेगी। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है बच्चों? प्रिमिटिव अर्थ पर 4 कंडीशन है, चारों की चारों बता दिए बेटा। प्रिमिटिव अर्थ पर 4 कंडीशन थी, हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर और लाइटनिंग। अब आप इमेजिन कीजिए बेटा एटमॉस्फेयर में सारे गैसियस मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन उस समय नहीं है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। अब देखिए क्या हो रहा है, बिजलियां कड़क रही हैं, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर काफी ज्यादा है, यूवी रेज आ रही हैं, एटमॉस्फेयर का सीना चीर रही होंगी। तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अभी भी बहुत ज्यादा है, और उस हाई टेम्परेचर की वजह से
बेटे ये गैशियस मॉलिक्यूल भी आपस में रिएक्ट करने लगी होंगी, जस्ट इमेजिन। और इनके रिएक्शन से एटमॉस्फेयर में क्या बनने लगे होंगे बेटा, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बनने लगे होंगे, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो क्या बनने लगे थे मेरे बच्चों, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि एटमॉस्फेयर के अंदर, जैसे कि बेटा एटमॉस्फेयर के अंदर एल्डिहाइड बनने लगे होंगे, कीटोन, अल्कोहल, हेक्सोस, पेंटोज, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, एट्रेसाइड। एक चीज समझिए बच्चों, आज हमारे एटमॉस्फेयर में ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बनते बच्चों। अरे आज हमारे एटमॉस्फेयर में बेटा अल्कोहल, दारू थोड़ा बनती है, यहीं बन जाती तो यहीं से बोतल में भर लेते, फिर बाजार से खरीद कर लाने की क्या जरूरत पड़ती। चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए बच्चों, समझिए आज हमारे एटमॉस्फेयर में ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, क्योंकि आज तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर है ना। तो आज जो हमारी ऑक्सीजन है वो इन गैसेस को ही ऑक्सीडाइज कर देती है, और जब ये गैसेज ही नहीं है और ऊपर से इतना टेम्परेचर ज्यादा है ही नहीं, तो आज बेटा जो है हमारे यहां पर ये एटमॉस्फेयर में सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बनते हैं। पर उस समय चूंकि ऑक्सीजन नहीं है, ओजोन नहीं है, ये गैसेस ऑक्सीडाइज हो नहीं पा रही हैं और हाई टेम्परेचर है ही सही, तो ये गैसियस मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करने लगे होंगे और क्या बनने लगे होंगे मेरे बच्चों, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। और एक चीज समझिए, बारिश के पानी के साथ साथ मेरे बच्चों ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी जो है समंदर के पानी में आने लगे होंगे। अब समझिए बेटा, समंदर का पानी अभी भी काफी गर्म है, ऊपर से बिजलियां कड़क रही होंगी बच्चों, ध्यान से सुनिए, समझिए समंदर का पानी अभी भी काफी गर्म है, बिजलियां भी कड़क रही, तो उसी हाई टेम्परेचर की वजह से अब ये जो बेटा सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये भी आपस में रिएक्ट करने लगे होंगे, जस्ट इमेजिन। और इनके रिएक्शन से समंदर के पानी में क्या बनने लगे होंगे मेरे बच्चों, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जिसे आपको पता है बच्चों, अमीनो एसिड जुड़ने लगे होंगे तो प्रोटीन बनने लगे होंगे, जस्ट इमेजिन। बेटा प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स और पेंटोज शुगर जुड़ने लगी होंगी तो न्यूक्लिक एसिड बनने लगे होंगे, जस्ट इमेजिन। बेटा आज ये सब कुछ नहीं बनता है, उस जमाने की बात चल रही है। समंदर के पानी में बेटा फैटी एसिड, ग्लिसरॉल जुड़ने होंगे तो लिपिड्स बनने लगे होंगे। बेटा वहां पर जो है ये हमारे हेक्सोस, पेंटोज, एल्डिहाइड, कीटोन जुड़ने लगे होंगे तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स बनने लगे होंगे। यानी आपने देखा बेटा समंदर के पानी में प्रोटीन बन चुका होगा, लिपिड बन चुका होगा, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट बन चुके हैं। तो आपने क्या देखा बेटा, समंदर के पानी में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन चुके होंगे। पर एक चीज समझिए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बन चुके हैं बेटा, हैं तो ये कॉम्प्लेक्स क्योंकि ये पॉलीमर है, पर होंगे तो सिंपल टाइप के ना। आपको पता है बच्चों, प्रोटीन्स के अंदर वैसे एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होती है, पर यहां जो प्रोटीन बना होगा अभी वो सिंपल यानी कि नॉन एंजाइमेटिक रहा होगा। आपको पता है बेटा न्यूक्लिक एसिड में रेप्लिकेशन की पावर होती है, पर अभी जो शुरुआत में न्यूक्लिक एसिड बने होंगे वो कैसे रहे होंगे, नॉन रेप्लिकेबल टाइप के रहे होंगे। तो आपने देखा बेटा समंदर के पानी में जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ चुके होंगे, और बेटा यानी कि समंदर के पानी में जो है बायो मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। बेटा यही तो वो मॉलिक्यूल्स हैं जो बायो बनाएंगे, यानी बेटा समंदर के पानी में संभावना पैदा हो चुकी है कि जीवन आ सकता है। बेटा अभी बायो मॉलिक्यूल्स आए हैं, बायो नहीं आई, तो समंदर के पानी में संभावना पैदा हो चुकी है कि बायो मॉलिक्यूल आ गए, यानी कि आगे चलकर लाइफ भी तो आ सकती है। यानी हम कह सकते हैं बच्चों जो पहली लाइफ आई है वो समंदर के पानी में आई है, तभी हम कहते हैं वाटर इज एसेंशियल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। बेटा समझिए, तभी तो कहा जाता है जल ही जीवन है। बेटा ऑक्सीजन आज हमें चाहिए, पर बेटा याद कीजिए पहला जो जीवन है वो समंदर के पानी में आया है, और तब आया है जब मार्केट में उस समय ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। यानी बेटा पहला जो जीवन है वो तब आया है जब ऑक्सीजन नहीं थी, पर किस में आया है, पानी में आया है। तभी तो हम कहते हैं बेटा वाटर इज एसेंशियल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ, तभी तो कहा जाता है मेरे बच्चों जल ही जीवन है। तो समझिए वाटर इज एसेंशियल फॉर द लाइफ, ध्यान से सुनिएगा बेटा, भी जीवन के आने की संभावना पैदा हुई है, जीवन नहीं आया है। अब समझिए ये सारी कहानी आपको कौन समझा रहे हैं, ओपेरिन अंकल। अब हेल्डेन अंकल घूमते घूमते आ गए, वो बात करते हैं और ओपेरिन क्या चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। अरे क्या बात करते हो, तुम तो बारिशें करवा दियो बे, अरे क्या बात करते हो बिजलियां, और क्या बात करते हो दोस्त, समंदर के पानी में बायोमोलिक्यूल्स बना दियो, यानी कि बहुत जल्द आगे चलकर समंदर के पानी में जीवन भी तो आएगा। बेटा जीवन आया नहीं है,
ये जीवन नहीं है, जीवन से पहले का सूप है। इसीलिए बेटा हेल्डेन साहब की अगर मैं बात करूं, हेल्डेन ने क्या किया बेटा, ये जो प्रिमिटिव ओशन है जो कि इन कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल से भरपूर है, हेल्डन ने उसको नाम दिया है बेटा प्रीबायोटिक सूप। बेटा ये बायो नहीं है, बायो से पहले वाला सूप है। उन्होंने इसको नाम दिया मेरे बच्चों हॉट डाइल्यूट सूप, या उन्होंने इसको नाम दिया है प्रीमोर्डियल सूप। और आपने देखा इसी के साथ ओपेरिन की कहानी का पहला चरण कंप्लीट होता है, दैट इज केमिकल इवोल्यूशन। बेटा समझिए केमिकल इवोल्यूशन का क्या मतलब था, एटम से शुरू करके कॉम्प्लेक्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स का बनना। तो हमने एटम से शुरुआत करी, फिर हमने मॉलिक्यूल्स बनाए, फिर हमने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए, और समंदर के पानी में जो है नॉन लिविंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स आ चुके हैं। अभी जीवन नहीं आया बेटा, अभी बायो नहीं आया, बायो मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं, जीवन के आने की संभावना आ चुकी है। तो आपने देखा एटम से शुरुआत करी और समंदर के पानी में नॉन लिविंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स आ चुके हैं। और बेटा यही ओपेरिन की कहानी का पहला हाफ है, जिसे कहा जाता है केमिकल इवोल्यूशन। अब मैं आपके सामने पेश करूंगा ओपेरिन की कहानी का दूसरा हाफ, जिसका नाम है बेटा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। उसमें आप क्या देखोगे बेटा, समंदर के पानी में इन्हीं नॉन लिविंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल से आप जो हैं पहला जीवन बनते हुए देखोगे। तो अभी आप अपनी आंखों के सामने बेटा इनसे समंदर के पानी में पहला जीवन बनते हुए देखोगे। वो ओपेरिन की कहानी का दूसरा हाफ है, जिसका नाम है बच्चों बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। मैं आपके सामने पेश करूंगा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा समय देना चाह रहा हूं, एक बार आप इसको ऑब्जर्व कर लीजिए बच्चों। साहिबा लिख रही है, सर पहली बार इवोल्यूशन इतना बेहतरीन समझ में आ रहा है। शिवानी लिख रही है स्टार। मैं तो हमेशा से कहता हूं जो पढ़ने वाला बच्चा है उसकी आत्मा को सुकून मिलेगा एमजे सर की क्लास में बैठकर। एक एक कंसेप्ट का धागा खोल देंगे बच्चों। ये ओपेरिन की कहानी का पहला हाफ है बच्चों, दैट इज केमिकल इवोल्यूशन। अब हम शुरू करेंगे ओपेरिन की कहानी का दूसरा हाफ बच्चों, जिसका नाम है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। और याद कीजिए समंदर के पानी में कॉम्प्लेक्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स आ चुके हैं। अब इनसे बेटा आप पहला जीवन बनते हुए देखोगे। वो ओपेरिन की कहानी का दूसरा हाफ है बच्चों, जिसका नाम है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो अब हम शुरू करेंगे दूसरा चरण, जिसका नाम है बच्चों बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बेटा समंदर के पानी में नॉन लिविंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स आ चुके हैं। बेटा समंदर के पानी में नॉन लिविंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स आ चुके हैं ना, प्रोटीन आ चुके हैं, लिपिड आ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट आ चुके हैं, न्यूक्लिक एसिड आ चुके हैं। पर अभी तो जो है बच्चों यहां पर बायो मॉलिक्यूल्स आए, बायो थोड़ी ना ये है। अब इनसे शुरू होके जो पहला जीवन बनते हो आप देखेंगे, उसे कहा जाता है मेरे बच्चों ओपेरिन की कहानी का दूसरा हाफ, जिसका नाम क्या है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब ध्यान से सुनिए बेटा, बेहतरीन लेक्चर है। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का क्या मतलब है मेरे बच्चों, जो आपके कॉम्प्लेक्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स बन चुके हैं, इनसे आप पहला जीवन बनते हुए देखोगे ना बच्चों। पर मैं आपके सामने जीवन बनाऊं उससे पहले मैं आपको यह तो बता दूं बच्चों कि जीवन कहते किसे हैं। ध्यान से सुनिए, अगर आपको बेटा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का क्या मतलब है, समंदर के पानी में कॉम्प्लेक्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स आ चुके हैं, उनसे हम लाइव बनते हुए देखना चाहते हैं। पर अगर आपको यही नहीं पता होगा बच्चों कि लाइफ कहते किसे हैं, बेटा अगर आपको यही नहीं पता होगा कि लाइफ कहते किसे हैं, तो आपकी आंखों के सामने जीवन बैठा होगा और आप पहचान ही नहीं पाएंगे। तो फिर आप कैसे बताएंगे कि धरती पर पहला जीवन कब आया होगा। तो बेटा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का क्या मतलब है, समंदर के पानी में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल से हम जीवन को बनते हुए देखेंगे। पर आपको पहले ये पता तो होना चाहिए बच्चों कि जीवन कहते किसे हैं। तो मैं आपको वो समझाता हूं, जैसे लिविंग वर्ल्ड में बच्चों आपने लाइफ के बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, जैसे उसमें कॉन्शियसनेस भी होता है। मैं आपको यहां पर बस वो चुनिंदा प्रॉपर्टीज ले रहा हूं जो यहां चैप्टर में काम आएगी। यानी समझिए बेटा, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में आप जो है उन कॉम्प्लेक्स नॉन लिविंग
ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल से मेरे बच्चों लाइफ बनते हुए देखोगे। पर पहले आपको ये पता तो होना चाहिए ना बच्चों कि लाइफ कहते किसे हैं। तो मैं आपको समझाता हूं। अगर आप किसी को लाइफ कहना चाहते हो तो कुछ प्रॉपर्टीज उसमें होनी चाहिए, जैसे कि बच्चों उसमें ग्रोथ की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे बच्चा हमारे अंदर जो है ग्रोथ होती है ना, हम जो है प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, हम अपनी साइज में जो है ग्रोथ शो करते हैं, तो आपको ग्रोथ की प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए बेटा। उसके अंदर आपको जो है मेटाबॉलिज्म देखने को मिलना चाहिए। और ये तो एनसीईआरटी भी कहती है मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। बेटा समझिए, भले सिंपल मेटाबॉलिज्म भी हो पर होना तो चाहिए ना बेटा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अगर होगा तभी तो एनर्जी होगी, और एनर्जी होगी तो ही तो जीवन होगा। और समझिए बेटा, अगर आप किसी को जीवन कहना चाहते हो तो उसके चारों तरफ मेरे बच्चों बाउंड्री होनी चाहिए, यानी कैप्सूल होनी चाहिए। बेटा बाउंड्री का काम क्या है, वो उस लाइफ को अपने सराउंडिंग नॉन लिविंग मीडियम से आइसोलेट करेगी। जैसे आप समझिए बच्चों, जैसे कि अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब अमीबा तो बेटा लिविंग है, उसका जो सराउंडिंग मीडियम है ओशन वो नॉन लिविंग है। पर समझिए उस अमीबा के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना बच्चों, यानी किसी भी लाइफ के चारों तरफ एक डेफिनेट बाउंड्री होनी चाहिए, कैप्सूल होनी चाहिए। सोचिए अगर मान लो बच्चों ये बाउंड्री नहीं होती तो अमीबा के अंदर का जितना भी प्रोटोप्लाज्म है वो समंदर में मिक्स हो जाता। तो फिर आप कैसे बताते कि कहां जीवन है और कहां जीवन नहीं है। तो अगर आप किसी को जीवन कहना चाहते हो बच्चों तो उसके चारों तरफ जो एक डेफिनेट बाउंड्री होनी चाहिए, यानी कि एक कैप्सूल होना चाहिए। और अगला पॉइंट समझिए बच्चों, अगर आप किसी को जीवन कहना चाहते हो तो उसमें रिप्रोडक्शन या फिर रेप्लिकेशन की पावर होनी चाहिए बच्चों, यानी कि वो अपनी कॉपीज बना सकता हो, अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर सकता हो, तो उसे कहा जाएगा बच्चों जीवन। तो ध्यान से समझिए, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का क्या मतलब है मेरे बच्चों, जो समंदर के पानी में कॉम्प्लेक्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल आ चुके हैं उनसे पहला जीवन बनाना है। पर जीवन बनने के लिए ये चार प्रॉपर्टीज फिलहाल याद रखेंगे। यानी बेटा समझिए, जैसे आपको ये चारों प्रॉपर्टीज एक साथ दिख जाए तो आप कह देना कि धरती पर क्या आ चुका है, जीवन आ चुका है। तो आइए बच्चों बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की शुरुआत करता हूं। जैसे केमिकल इवोल्यूशन मैंने आपको 4 स्टेज में पढ़ाया है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बच्चों में आपको 4 स्टेज में पढ़ाऊंगा। उसकी जो पहली स्टेज है मेरे बच्चों वो है ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोंट। वह है बेटा ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोंट स्लैश करके एक और नाम लिख रहा हूं कोइजरवेट, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, पहले मैं इत्मीनान से लिख लेता हूं, जब तक आप केमिकल इवोल्यूशन के बारे में एक सोच लीजिए, फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगा बच्चों।
चलिए बच्चों, अब मैं आपके सामने जो है ओपेरिन की जो कहानी है उसका दूसरा चरण आपके सामने पेश कर रहा हूं बच्चों। बच्चों, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एवं मुझे जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में इंडिकेट कर दीजिए। फिर हम दूसरे हाफ को जो है आपके सामने पेश करेंगे। एक एक बच्चे को 100 में आना चाहिए। मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बच्चों? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बच्चों? चलिए बच्चों, अब ध्यान सुनिए। पहली बात तो ओपेरिन की जो कहानी है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। वो आपको ये समझाना चाहती है कि धरती पर पहला जीवन कैसा है। उसके दो हाफ है बच्चों, केमिकल इवोल्यूशन और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन हम पढ़ चुके हैं, एटम से शुरुआत हमने करी और समंदर के पानी में, मान लेते हैं समंदर का पानी है, यहां पर नॉन लिविंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स आ चुके हैं। अब बेटा, इन कॉम्प्लेक्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल से शुरू करके पहले जीवन का बनना, वो कहलाता है बेटा ओपेरिन की कहानी का दूसरा हाफ, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों। पहले मैंने आपको ये तो समझा दिया, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में आप क्या बनते हुए देखेंगे? जीवन बनते हुए देखेंगे। और जीवन के लिए बेटा ये चार खास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे ही आपको ये चारों प्रॉपर्टी किसी में एक साथ दिख जाए तो आप कह देना बच्चों क्या आ चुका है? जीवन आ चुका है। चलिए अब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को चार स्टेज में कवर करते हैं। पहला स्टेप है बच्चों यहां पर ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोंट। मैंने यहां पर कोइजरवेट भी लिखा है, ये क्या होता है मैं बाद में समझाऊंगा। बेटा प्रोटोबायोंट का मतलब क्या होता है समझिए। प्रोटोबायोंट क्या है? दीज आर लार्ज कॉलोइडल ड्रॉप लाइक क्लस्टर्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। अब ध्यान सुनिएगा बेटा, समंदर के पानी में, और प्रिमिटिव समंदर की बात कर रहा हूं बच्चों, टेम्परेचर जो है वो ज्यादा था, तो ध्यान से सुनिए। समंदर के पानी में याद कीजिए कॉम्प्लेक्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल आ चुके हैं। तो ओपेरिन साहब कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि समंदर के पानी में चूंकि टेम्परेचर ज्यादा था, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, वीक वांडरवाल फोर्स की वजह से ये आपस में इंटरेक्ट होने लगे होंगे। इन्होंने झुंड बनाना शुरू किया होगा, क्लस्टर बनाना शुरू किया होगा। और समझिए इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स के जो लार्ज कॉलोइडल ड्रॉप लाइक क्लस्टर्स बने होंगे, उन्हीं को कहा जाता है बच्चों प्रोटोबायोंट। एक चीज समझिए, अब बेटा समंदर के पानी में ये कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स आ चुके हैं। बेटा अब ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, बॉन्ड नहीं बनाएंगे। समझिए, रिएक्ट तब कर रहे थे ताकि वो स्टेबिलिटी प्रदान कर सकें। और बेटा यहां पर तो जो ये है मैक्सिमल स्टेबल फॉर्म आ चुके हैं ना बच्चों। बेटा प्रोटीन अपने आप में एक स्टेबल चीज है, कार्बोहाइड्रेट अपने आप में एक स्टेबल चीज है, न्यूक्लिक एसिड अपने आप में एक स्टेबल चीज है, लिपिड अपने आप में एक स्टेबल। बेटा समझिए, एटम जुड़कर मॉलिक्यूल बना रहे थे ताकि स्टेबिलिटी आए, मॉलिक्यूल जुड़ के सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे थे ताकि स्टेबिलिटी आए, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड ने जुड़कर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए ताकि स्टेबिलिटी आ जाए। पर बेटा मैक्सिमम स्टेबल फॉर्म आ चुकी है, तो अब ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, वीक वांडरवाल फोर्स की वजह से आपस में बस क्लस्टरिंग हो सकती है, इंटरेक्शन हो सकता है। तो ओपेरिन साहब क्या कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है चूंकि समंदर का पानी बहुत गर्म था, तो उस गर्म पानी की वजह से ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे इन्होंने झुंड बनाना शुरू किया होगा, और इन्हीं के जो क्लस्टर्स बनते हैं उसी को प्रोटोबायोंट कहते हैं। जैसे आप देखिए बेटा यहां पर कार्बोहाइड्रेट का एक झुंड बना, ये भी एक तरह का प्रोटोबायोंट है। आप देख रहे हैं बेटा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का झुंड बना, ये भी एक प्रोटोबायोंट है। जैसा आप देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट भी है, न्यूक्लिक एसिड भी है, प्रोटीन भी है, और चारों तरफ लिपिड की बाउंड्री भी है। बेटा लिपिड की प्रॉपर्टी होती है वो हाइड्रोफोबिक है, तो वो बाहर की तरफ चल जाता है। तो आपने देखा बेटा जो मैक्रोमोलिक्यूल्स के यहाँ झुंड बन रहे हैं, बेटा मैक्रोमोलिक्यूल्स के ये जो झुंड बनने लगे हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? इनको जो है प्रोटोबायोंट कहा जाता है। अब समझाने के लिए मैं इस कॉम्प्लेक्स प्रोटोबायोंट को लेकर कंसिडर करूंगा, जिसमें सारे टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब समझिएगा बेटा यहां पर प्रोटोबायोंट बन चुके हैं। अब हमें तो ये चेक करना है कि जीवन आया नहीं आया, तो आप वो चारों प्रॉपर्टीज चेक कीजिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो प्रोटोबायोंट है एक्चुअली में कर क्या रहा है, जैसे मान लेते हैं दो मैक्रोमोलिक्यूल जुड़े, फिर ये किसी तीसरे को जोड़ लेंगे वांडरवाल फोर्स की वजह से, वो तीन मिलकर किसी चौथे को जोड़ लेंगे। यानी हम कह सकते हैं जो प्रोटोबायोंट है वो सराउंडिंग मीडियम से चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता था और अपनी साइज को बढ़ा सकता था। यानी बेटा प्रोटोबायोंट के अंदर ग्रोथ की प्रॉपर्टी तो है। आप देख पा रहे हैं बेटा चारों तरफ लिपिड की बाउंड्री है। जैसे मैं इसकी बात करूं बेटा, तो इसके चारों तरफ बाउंड्री यानी कैप्सूल है। आप देख पा रहे हैं बेटा प्रोटोबायोंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट तो है ना बच्चों,
ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, और अगर कार्बोहाइड्रेट है तो थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म तो हो रहा होगा, थोड़े बहुत बॉन्ड तो ब्रेक होंगे। पर एक चीज समझिए, यहां ग्लूकोज के टूटने का मतलब ये नहीं है बच्चों की ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। कैसे हो सकता है? ग्लाइकोलाइसिस में मेरे बच्चों एंजाइम काम आएंगे। और बेटा याद कीजिए, यहां अभी जो प्रोटीन्स है वो तो नॉन एंजाइमेटिक है ना, यानी समझिए यहां पर ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो रहा है, पर टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होंगे, थोड़ी बहुत एनर्जी तो रिलीज हो रही होगी, यानी एक सिंपल लेवल का मेटाबॉलिज्म तो हो रहा है। पर कमाल की बात है, प्रोटोबायोंट के अंदर बेटा रेप्लिकेशन यानी रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है। एग्जाम में सवाल आ चुका है, हालांकि बच्चों एनसीईआरटी में प्रोटोबायोंट शब्द नहीं है, पर सवाल आ चुका है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जिबिटेड बाय प्रोटोबायोंट। तो आंसर गया था बच्चों कि प्रोटोबायोंट के अंदर रिप्रोडक्शन या फिर रेप्लिकेशन की पावर नहीं है। पर तो एक चीज समझिए, जब मैं कह रहा हूं कि प्रोटोबायोंट के अंदर रेप्लिकेशन की पावर नहीं है, इसका मतलब बच्चों मैं न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहा हूं। प्रोटोबायोंट क्या है मेरे बच्चों? ये मैक्रोमोलिक्यूल का बस एक झुंड ही तो है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड का। बेटा वैसे भी नहीं होता है, लिपिड में रेप्लिकेशन तो वैसे भी नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट में रेप्लिकेशन तो वैसे भी नहीं होता है। रेप्लिकेशन अगर होता है तो बेटा वो न्यूक्लिक एसिड में होता है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि प्रोटोबायोंट के अंदर रेप्लिकेशन की पावर नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों कि प्रोटोबायोंट के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है अभी उसमें रेप्लिकेशन की पावर नहीं है। और बेटा जब तक ये पावर नहीं आई, हमने कह दिया कि अभी तक धरती पर जीवन नहीं आया है, तो अभी तक तो जीवन नहीं आया है। चलिए अब कहानी को आगे ले चलते हैं। अगला स्टेप आता है बच्चों ओरिजिन ऑफ इयोबायोंट। बेटा इयोबायोंट को जो है हमने प्रोटोसेल कहा है। बेटा सेल नहीं है, ये सेल से जो है पहली की स्टेज है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा बेटा, व्हाट इज प्रोटोबायोंट? क्लस्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। व्हाट इज इयोबायोंट? क्लस्टर ऑफ प्रोटोबायोंट। जैसे आप ध्यान से देखिए बेटा, ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन ये एक प्रोटोबायोंट था, जैसे कार्बोहाइड्रेट ये भी एक प्रोटोबायोंट था। तो ध्यान से देखिए, जब बहुत सारे प्रोटोबायोंट का क्लस्टर बन जाता है तो उसी को क्या कहते हैं बेटा? इयोबायोंट। यानी मैं कह सकता हूं क्लस्टर ऑफ प्रोटोबायोंट कह दीजिए, या फिर मोर एडवांस प्रोटोबायोंट कह दीजिए। यानी देखिए बेटा, जब बहुत सारे प्रोटोबायोंट मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है बेटा? इयोबायोंट। वापिस बोल रहा हूं, मैक्रोमोलिक्यूल का क्लस्टर प्रोटोबायोंट, और प्रोटोबायोंट का जो क्लस्टर है या फिर जो एडवांस्ड प्रोटोबायोंट है उसे हम कह देते हैं इयोबायोंट। अब हमें तो ये चेक करना है बच्चों कि लाइफ आई या नहीं आई। तो आइए चेक करते हैं बेटा, जब प्रोटोबायोंट के अंदर ग्रोथ की प्रॉपर्टी है तो इयोबायोंट में ग्रोथ की प्रॉपर्टी है। प्रोटोबायोंट के चारों तरफ बाउंड्री है तो इयोबायोंट के चारों तरफ भी बाउंड्री है। प्रोटोबायोंट में बेटा कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट तो यहां भी है ना, और कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, तो थोड़ा बहुत ग्लाइकोलाइसिस नहीं बेटा, ग्लाइकोलाइसिस नहीं, यहां पे बेटा ग्लूकोज है तो हाई टेम्परेचर की वजह से थोड़े बहुत बॉन्ड तो टूट रहे होंगे, तो सिंपल मेटाबॉलिज्म तो इसमें भी हो रहा है। पर कमाल की बात है बेटा, इयोबायोंट के अंदर जो है रिप्रोडक्शन यानी रेप्लिकेशन की पावर भी आ चुकी है। जब मैं कह रहा हूं इयोबायोंट में रेप्लिकेशन, इसका मतलब क्या है? इयोबायोंट के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें रेप्लिकेशन की पावर आ गई है, और जैसे ही रेप्लिकेशन की पावर आई हम कहेंगे बेटा क्या आ चुकी है? लाइफ आ चुकी है। तो बेटा हम कह सकते हैं इयोबायोंट को फर्स्ट लाइफ कहेंगे। और ये कब आ चुकी बेटा? 4 बिलियन ईयर्स अगो। तो एनसीईआरटी क्या कहती है? धरती बनने के 500 मिलियन वर्ष बाद लाइफ अपीयर हुई है। बेटा समझिए, धरती बनी है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, लाइफ बनी है 4 बिलियन ईयर्स अगो, यानी धरती बनने के 0.5 बिलियन वर्ष बाद। और 0.5 बिलियन को मिलियन में कन्वर्ट करूंगा बच्चों तो 500 मिलियन होगा। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट लाइफ कब बनी है? 4 बिलियन ईयर्स अगो, या फिर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, दीपेश लिख रहा है कि सर इवोल्यूशन मेरे लिए हमेशा से बोरिंग रहा करता था, पर अब इवोल्यूशन पढ़ने में मजा आ रहा है। तो थैंक यू सो मच बेटा जी, ये प्यार बना रहे। एमजे सर आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, पहला जीवन आ चुका है। अब हमने बेटा ओपेरियन अंकल को हमने ओपेरियन अंकल को बुलाया कि ओपेरियन अंकल एक बात बताइए कि प्रोटोबायोंट के अंदर रेप्लिकेशन की पावर नहीं थी, इयोबायोंट में रेप्लिकेशन की पावर आ गई। पहले तो रेप्लिकेशन मतलब न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहा हूं। तो हमने ओपेरियन साहब से पूछा कि ओपेरियन अंकल एक बात बताइए, न्यूक्लिक एसिड तो वहां भी था, तो वहां वाला न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेट क्यों नहीं कर रहा था?
यहां वाला न्यूक्लिक एसिड अचानक से रेप्लिकेट कैसे करने लगा? तो ऑपेरिन साहब कहते हैं मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। एक चीज समझिए, ऑपेरिन साहब जो हैं वो पब्लिक से एक बात पूछते हैं कि एक बात बताओ दुनिया वालों, क्या धरती पर जीवन आया है? तो बोलना पड़ेगा आया है बच्चों, मना कैसे कर दोगे? जीवन आया है, और जीवन आया है मतलब न्यूक्लिक एसिड में रेप्लिकेशन की पावर तो आई है ना। तो मान लो ना, अगर आप ये चाहते हो कि मैं ये कह दूं कि यहां भी न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेट नहीं हो रहा है, और अगर ऐसा है फिर तो इसका मतलब लाइफ आएगी नहीं ना। तो आपको मानना तो पड़ेगा ना, बेटा लाइफ आई है तो मान लीजिए ना कि यहां रेप्लिकेशन की पावर आ गई। पब्लिक ने पूछा कि कैसे मान लेंगे? अरे आप जो है ऑपेरिन अंकल, आप तो जो है हमें कहानी समझा दोगे, किताब छाप दोगे, पैसा कमा दोगे, तो हम थोड़ी ना मानेंगे। बेटा किसी की मेहनत जो है हर किसी से जो है हजम नहीं होती है, ये ऐसे ही वो लोग हैं। मैं आपको समझाता हूं बच्चों। अरे ऑपेरिन कह रहा है कि जीवन तो आया है ना, जीवन आया है मतलब न्यूक्लिक एसिड में रेप्लिकेशन की पावर तो आई है ना। तो मान लो ना कि यहां न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेट नहीं कर रहा था, यहां वाला करने लग गया होगा। पब्लिक यही पूछ रही है कि हमें बताओ ऑपेरिन अंकल कि यहां वाला न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेट क्यों नहीं कर रहा था, और कुछ साल के बाद ये वाला रेप्लिकेट कैसे करने लग गया? ऑपेरिन ने साफ मना कर दिया, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। लोगों ने धमकी दे दी कि जब तक आप नहीं बताओगे यहां रेप्लिकेशन कैसे होने लगा, हम आपकी थ्योरी को रिजेक्ट कर देंगे। ऑपेरिन का दिल बैठ गया। तो वहां पर जो है एमजे सर पहुंचे। अरे इतनी मेहनत से हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं ऑपेरिन अंकल, तो रिजेक्ट कैसे करवा देंगे? तो हमने ऑपेरिन से कहा कि आप परेशान मत हो, हम आपको एक नहीं अंकल, हम आपको तीन तीन तरीके बताएंगे, हम आपको तीन तीन एक्सप्लेनेशन देंगे ना कि आखिर रेप्लिकेशन कैसे होने लगा होगा। पहले तो एक चीज समझिए बच्चों, रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? जीरोक्स करवाना। मैंने लिखा है बच्चों, रेप्लिकेशन का मतलब है जीरोक्स यानी फोटोकॉपी। बेटा जीरोक्स करवाने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं। हमें वो पेपर चाहिए जिसकी जीरोक्स निकलवानी है, वो मशीन चाहिए जो जीरोक्स निकालेगी, और उस मशीन को चलाने के लिए एनर्जी यानी कि लाइट होनी चाहिए ना। बेटा यहां वो पेपर कौन है? न्यूक्लिक एसिड। याद कीजिए बेटा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का तो रेप्लिकेशन वैसे भी नहीं होता है। रेप्लिकेशन किसका होता है मेरे बच्चों? न्यूक्लिक एसिड का ना। किसका होता है? न्यूक्लिक एसिड। तो समझिए आपके पास वो न्यूक्लिक एसिड होना चाहिए, उसकी जीरोक्स करवाने के लिए मशीन यानी कि एंजाइम होना चाहिए। जैसे डीएनए के लिए डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज। और समझिए वहां पर सबसे पहले एनर्जी यानी कि मेटाबॉलिक एनर्जी होनी चाहिए। यानी समझिए बच्चों, अगर आपको न्यूक्लिक एसिड की जीरोक्स करवानी है तो उसके लिए आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए बच्चों। न्यूक्लिक एसिड होना चाहिए, आपके पास एंजाइम होना चाहिए, और एनर्जी। समझिए बेटा, प्रोटोबायंट के पास क्या है? प्रोटोबायंट के पास न्यूक्लिक एसिड तो है, देखो न्यूक्लिक एसिड तो है, वहां पर बेटा मेटाबॉलिक एनर्जी भी है, देखो एनर्जी भी। क्या नहीं है वहां पर? एंजाइम नहीं है ना बच्चों। क्यों? क्योंकि अभी प्रोटीन जो है वो नॉन एंजाइमेटिक है। तो ध्यान से सुनिए बेटा, ऑपेरिन ने मना कर दिया, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वहां वाला न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेट क्यों नहीं कर रहा था, और कुछ साल बाद अचानक रेप्लिकेट कैसे करने लग गया। हमने कहा परेशान मत हो, हम आपको तीन तीन तरीके बताएंगे, आप पब्लिक के मुंह पर कोई भी एक फेंक देना। तो समझो तीन तीन एक्सप्लेनेशन बताते हैं। ऑपेरिन अंकल एक काम करो, आप पब्लिक को यह कह देना कि यहां वाला जो न्यूक्लिक एसिड था वो सेल्फ रेप्लिकेबल हो गया होगा। आप कह देना कि वो सेल्फ रेप्लिकेबल न्यूक्लिक एसिड बन गया होगा। अरे आप पब्लिक से कह देना ना कि यहां वाला न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेट नहीं कर रहा होगा, और कुछ साल के बाद यहां वाला न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेट करने लग गया होगा। अरे आप पब्लिक से कह देना कि ईओ बाइंड का जो न्यूक्लिक एसिड है वो सेल्फ रेप्लिकेबल हो गया होगा। अरे एमजे भैया, हम पब्लिक से कह चुके हैं कि यहां वाला न्यूक्लिक एसिड खुद ही रेप्लिकेट करने लग गया होगा, पर पब्लिक यही तो पूछ रही है क्यों। तो आप कह देना ना कि उस न्यूक्लिक एसिड में क्या हो गया होगा? म्यूटेशन। जब किसी को कुछ समझ में नहीं आता बेटा वो म्यूटेशन बोलता है। अरे आप पब्लिक से कह देना ना, व्हाट इज म्यूटेशन? सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। अरे आप पब्लिक से कह देना कि यहां वाले न्यूक्लिक एसिड में म्यूटेशन नहीं हुआ होगा, यहां वाले न्यूक्लिक एसिड में क्या हो गया होगा? म्यूटेशन। उसमें कुछ ऐसा बदलाव हो गया होगा कि वो खुद ही रेप्लिकेट करने लग गया होगा। ऑपेरिन कहते हैं नहीं एमजे भैया, पब्लिक को पता है जब किसी को कुछ नहीं आता है वो म्यूटेशन बोलता है, कुछ ऐसा लाइए जिसमें म्यूटेशन ना हो। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम हैं ना आपके साथ, आप परेशान मत होइए, हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। आप एक बात बताइए, आपके पास न्यूक्लिक एसिड तो था, ठीक है जी, मत बोलिए कि उसमें म्यूटेशन हुआ।
आप ये कह दीजिए ना कि उसके साथ में जो प्रोटीन जुड़ा हुआ था वो एंजाइमेटिक हो गया होगा। अरे आपके पास एंजाइम ही तो नहीं था, तो आप कह देना दूसरा तरीका कि न्यूक्लिक एसिड तो था ना दोस्तों, उसके साथ जो एक प्रोटीन जुड़ गया होगा। अरे यहां भी प्रोटीन तो था, पर यहां जो न्यूक्लिक एसिड था उसके साथ जो प्रोटीन जुड़ा हुआ था, आप कह देना वो प्रोटीन कैसा हो गया होगा अब, एंजाइमेटिक। अरे पब्लिक पूछेगी कि ये प्रोटीन एंजाइमेटिक कैसे हुआ होगा, अरे तो चुपके से सरका देना ना कि म्यूटेशन हो गया होगा। अरे पब्लिक को यही तो कहना है, या तो आप कह देना कि न्यूक्लिक एसिड में म्यूटेशन हो गया होगा, वो खुद ही रेप्लिकेट करने लग गया होगा। अगर वो नहीं माने तो कह देना ना कि न्यूक्लिक एसिड में तो कुछ नहीं हुआ, प्रोटीन में म्यूटेशन हो गया होगा और वो एंजाइम बन गया होगा, और उस प्रोटीन ने उस न्यूक्लिक एसिड का क्या करवा दिया होगा, रेप्लिकेशन। यानी क्या बन गया होगा बच्चों, रेप्लिकेबल न्यूक्लियोप्रोटीन बन गया होगा। यानी यहां का जो न्यूक्लिक प्रोटीन था वो रेप्लिकेबल नहीं था, पर यहां का जो न्यूक्लियोप्रोटीन था वो रेप्लिकेबल हो गया होगा। और ये बात भी कब हुई है बच्चों, 4 बिलियन ईयर्स अगो। और बेटा रेप्लिकेबल न्यूक्लियोप्रोटीन को कहा जाता है फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। ओपेरिन साहब कहते हैं एमजे भैया पब्लिक नहीं मानेगी आपके, क्योंकि दोनों कंसेप्ट के अंदर आपने एक वर्ड लगा रखा है म्यूटेशन। पब्लिक को म्यूटेशन से चिढ़ है, उनको पता है जब किसी को कुछ नहीं आता है तो वो म्यूटेशन बोलता है। आपने कहा न्यूक्लिक एसिड में म्यूटेशन हो गया होगा, नहीं मानेगी। आपने कहा कि प्रोटीन में म्यूटेशन हो गया होगा, नहीं मानेगी। तो कोई बात नहीं, हमने कहा परेशान मत होइए अंकल, हम आपकी मदद करते हैं, अल्टमान को बुलाते हैं। ध्यान सुनिए, अब एक जनाब आए अल्टमान मेरे बच्चों, उन्होंने क्या कहा कि आप पब्लिक को ऐसा क्यों कहते हो कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए था। आपको पता है न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए दोनों है। अरे आप पब्लिक को ये क्यों कहते हो कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए था। आप ये कह देना ना कि न्यूक्लिक एसिड तो था ना, आप कह देना न्यूक्लिक एसिड कौन था, पहला आरएनए था। आप कह देना कि पहला न्यूक्लिक एसिड आरएनए था। अरे आपके पास न्यूक्लिक एसिड तो था, आपके पास जो है एनर्जी थी, क्या नहीं था, एंजाइम नहीं था, क्योंकि प्रोटीन जो है वो नॉन एंजाइमेटिक था। मान लीजिए कि प्रोटीन में म्यूटेशन नहीं भी हुआ है तो आप ये छोड़ो, प्रोटीन का चक्कर छोड़ो, आप ये कह देना कि न्यूक्लिक एसिड तो था ना, और कह देना पहला जो न्यूक्लिक एसिड था वो आरएनए था, कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। और समझिए आज हमें पता चल गया ओपिनियन अंकल कि जरूरी नहीं है कि हर एंजाइम प्रोटीन हो, कुछ एंजाइम जो है वो आरएनए भी हो सकते हैं। आपने सुना होगा बच्चों राइबोजाइम, आरएनए। बेटा राइबोजाइम जो है ये एक्चुअल में आरएनए है जिसमें एंजाइमेटिक प्रोटीन है। अरे समझिए आपके पास न्यूक्लिक एसिड तो था ना ओपिनियन अंकल, आपके पास एनर्जी तो थी ना ओपिनियन अंकल, क्या नहीं था, एंजाइम नहीं था। या तो आप ये कह देते कि न्यूक्लिक एसिड में म्यूटेशन हो गया होगा, नहीं माने तो आप ये कह देते प्रोटीन जो था उसमें म्यूटेशन हो गया होगा, वो एंजाइमेटिक हो गया होगा। और वो भी ना माने तो आप प्रोटीन का चक्कर छोड़ो, आप तो ये कह देना कि पहला न्यूक्लिक एसिड कौन था, आरएनए था। कौन था, आरएनए। क्योंकि आज हमें पता चल गया है आरएनए न्यूक्लिक एसिड भी होता है और आरएनए जो है वो एंजाइम भी तो होता है। अरे तो आप कह देना ना तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम तुम ही हो। अरे आप कह देना ना, हमें पता चल चुका है कि आरएनए एंजाइम का काम कर सकता है, तो प्रोटीन का लफड़ा ही हटाइए ना। आप कह दीजिए ना कि पहला जो न्यूक्लिक एसिड था वो कौन था, आरएनए था, तो आरएनए ही न्यूक्लिक एसिड था। और एंजाइम भी कौन था, न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए। यानी आरएनए ने आरएनए का क्या करवा दिया होगा, रेप्लिकेशन करवा दिया होगा। तो ना तो न्यूक्लिक एसिड में म्यूटेशन हुआ, ना ही प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ। आप तो कह देना पहला जेनेटिक मटेरियल कौन था, आरएनए था। और आरएनए को फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्यों माना जाता है, ड्यू टू इट्स एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। तो आप पब्लिक से कह देना कि उस जमाने में जो मेन जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था। बेटा आज मेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, पर आप पब्लिक से कह देना ओपिनियन अंकल कि उस जमाने में आरएनए का वर्चस्व था, आरएनए की दुनिया थी। इसलिए उसी कंसेप्ट को कहा जाता है बेटा आरएनए वर्ल्ड। क्या कहा जाता है उसे, आरएनए वर्ल्ड। ऐसा कुछ उम्मीद करता हूं 100 में आ रहा है आपको। तो आप कह देना कि ईओ बायोंट में, यानी कि धरती बनने के 500 मिलियन वर्ष बाद, पहली बात तो टेम्परेचर भी कम हुआ, या तो न्यूक्लिक एसिड खुद ही रेप्लिकेट करने लग गया होगा, या फिर प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ, वो एंजाइमेटिक हुआ, उसने न्यूक्लिक एसिड का रेप्लिकेशन करवा दिया होगा। और अगर वो भी नहीं है तो आरएनए जो है वो एंजाइम होता है, हमें आज पता चल गया है।
तो आप कह देना पहला जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था, यानी आरएनए ने ही आरएनए का क्या करवा दिया होगा, रेप्लिकेशन करवा दिया होगा, ऐसा कुछ। दैट्स इट। उम्मीद करता हूं आपको 100 में आ रहा है बच्चों। अब कहानी को आगे ले चलता हूं, समझिए। ईओबायोंट जो है बेटा वो फर्स्ट लाइफ है, पर ईओबायोंट बेटा कोई स्टेबल स्ट्रक्चर थोड़ी ना है बच्चों। अरे ईओबायोंट क्या है बच्चों, कोई स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, वो तो बस प्रोटोबायोंट जो है, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, बेटा कुछ प्रोटोबायोंट वांडरवाल फोर्स की वजह से बस चिपक गए और वांडरवाल फोर्स बहुत वीक है। तो अब ओपेरिन क्या कहते हैं कि ये जो ईओबायोंट है, या आज से 3 बिलियन वर्ष पहले ये जो है बच्चों समंदर में ऐसे तैर रहा होगा और गलती से किसी चट्टान से टकराया होगा, और जब ये ईओबायोंट टकराया होगा तो इसमें से ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन है, ये छटककर अलग हो गया होगा। बेटा समझिए, न्यूक्लियोप्रोटीन जो है ये छटककर अलग हो गया होगा। ये बात चल रही है बच्चों आज से 3 बिलियन ईयर्स अगो। अब हमने इस न्यूक्लियोप्रोटीन से पूछा, अरे ओ न्यूक्लियोप्रोटीन सुनो ना, सब कह रहे हैं कि आज से 4 बिलियन वर्ष पहले ही तुम रेप्लिकेट करने लग गई थी। हाँ, करने लग गई थी, रेप्लिकेबल न्यूक्लियोप्रोटीन। हमने अब इस न्यूक्लियोप्रोटीन से पूछा ना कि सब कह रहे हैं तुम तो आज से 4 बिलियन वर्ष पहले ही, यानी यहां से 1 बिलियन वर्ष पहले ही तुम रेप्लिकेट करने लग गई थी। क्या यह बात सही है? न्यूक्लियोप्रोटीन बोलेगा बिल्कुल सही है। तो हम बोलेंगे रेप्लिकेट करके दिखाओ। ये मना कर देगी, अभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रेप्लिकेशन के लिए इसको एनर्जी चाहिए ना बच्चों, और एनर्जी किससे मिल रही है? कार्बोहाइड्रेट से। पर बेटा समझिए, जब तक ये ईओबायोंट में था इसके पास कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी थी बच्चों, पर जब ये ईओबायोंट से छटककर अलग हुआ अब इसके पास एनर्जी नहीं है ना। तो हमने इस न्यूक्लियोप्रोटीन से क्या कहा, एक काम करो, तुम्हें अगर फिर से ईओबायोंट में डाल दें, क्या तुम रेप्लिकेट कर जाओगी? ये कहती है बिल्कुल कर जाएंगे। तो बेटा इसी तरह से किसका इवोल्यूशन हुआ है? वायरस लाइक सब्सटेंसेस का। बेटा आपको पता है वायरस वही तो होता है जब तक बाहर होता है नॉन लिविंग होता है, किसी सिस्टम में चल जाता है तो वो रेप्लिकेट करता है, यानी कि लिविंग की तरह काम करता है। तो आपने देखा बेटा, जब तक न्यूक्लियोप्रोटीन बाहर है रेप्लिकेशन नहीं है, ईओबायोंट में चल जाएगा तो ये रेप्लिकेशन करेगा। तो इस तरह से बेटा आज से 3 बिलियन वर्ष पहले फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ बनी है। और ये जो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ बनी है, यानी वायरस लाइक सब्सटेंस बने हैं, यानी कि न्यूक्लियोप्रोटीन की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ। और बेटा आपको पता है जब से वायरस बने हैं आज भी वो वही तो है बच्चों, न्यूक्लियोप्रोटीन ही तो है। जैसे HIV उसमें क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड है, बाहर प्रोटीन का कोट है। कोरोना वायरस में क्या है? न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन का कोट है, ऐसा कुछ। अब कहानी को आगे ले चलता हूं। फिर क्या हुआ होगा कुछ सालों के बाद, ध्यान सुनिएगा। यही जो ईओबायोंट बच्चों, आप गलती मत करना, मैं लिख रहा हूं, यही जो ईओबायोंट है, ध्यान सुनिए, इसी ईओबायोंट में क्या हुआ बेटा, इसके अंदर जो है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी। इसी ईओबायोंट में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, इसकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन की जो एबिलिटी है वो बढ़ी। और यही ईओबायोंट मेरे बच्चों, यही ईओबायोंट जो है, यही ईओबायोंट कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बोले तो मोनेरा बोले तो बेटा बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया बोले तो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। और ये कब बनी है मेरे बच्चों? 2 बिलियन ईयर्स अगो। यहां मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप मुझे बताइए वायरस से बैक्टीरिया बने या बैक्टीरिया से वायरस बने? तो गलती ना हो जाए बेटा, दोनों ही एक दूसरे से नहीं बने, दोनों ईओबायोंट से बने हैं। बेटा ईओबायोंट से न्यूक्लियोप्रोटीन छटककर अलग हुआ तो वायरस जैसे सब्सटेंस बने, और ईओबायोंट की जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो वही आगे चलकर बैक्टीरिया बना है। दैट्स इट। तो बेटा इस चीज को समझिए, ना तो वायरस से बैक्टीरिया बने हैं, ना ही बैक्टीरिया से वायरस बने हैं। ना ही वायरस से बैक्टीरिया बने, ना ही बैक्टीरिया से वायरस बने। मैं ये कह सकता हूं कि वायरस पहले बने हैं और बैक्टीरिया बाद में बने हैं, ऐसा कुछ। अब कहानी को आगे ले चलता हूं, ध्यान सुनिएगा बेटा। ये पहले जो बैक्टीरिया बने थे ना बच्चों, ये थे कीमोहिट्रोट्रॉफ्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पहले बैक्टीरिया बने, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों,
याद रखिएगा, अभी तक मार्केट में ऑक्सीजन नहीं है बच्चों। ये पहले जो बैक्टीरिया बने बेटा, ये कैसे थे? कीमो हिट्रोट्रॉफ। ये तो पता है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं ऑटोट्रॉफ, जो बना बनाए खाते हैं वो है हिट्रोट्रॉफ। बेटा समंदर के पानी में उस समय ग्लूकोज था ना, बना बना फूड था, तो ये उस बने बनाए केमिकल को खाते थे। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले जो बैक्टीरिया बने थे वो कैसे थे बच्चों? कीमो हिट्रोट्रॉफ्स। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले जो बैक्टीरिया बने बच्चों वो कैसे थे? कीमो हेटरोट्रॉफ, यानी ये बने बनाए ग्लूकोज को खाते थे। पर इन्होंने देखा कि मां कसम ऐसे तो सारा ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, फिर हम भूखे मर जाएंगे। तो इन्होंने सोचा कि अब जरूरत आ गई है अपना भोजन खुद बनाने की, यानी बेटा अब समय आ गया था ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बनने का। तो क्या हुआ? फिर इन्हीं में म्यूटेशन हुआ। अब जो भी कहानी चलेगी बच्चों वो म्यूटेशन से चलेगी, ध्यान रखना, जो भी कहानी चलेगी वो म्यूटेशन से, यानी इन्हीं के अंदर जो है बेटा म्यूटेशन हुआ और फिर कौन इवॉल्व हुए हैं? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का मतलब बच्चों जो अपना भोजन खुद बनाएंगे। और आपको पता थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे, ग्लूकोज के अंदर अपना फूड खुद बनाएंगे बेटा, ऐसा कुछ। पर उसके लिए एनर्जी कहां से लाएंगे बेटा? केमिकल से ला सकते हैं या फिर लाइट से ला सकते हैं। तो समझिए ऑटोट्रॉफ में भी पहले बने हैं मेरे बच्चों कीमो ऑटोट्रॉफ्स, यानी ऑटोट्रॉफ में भी पहले बने कीमो ऑटोट्रॉफ। जैसे आपको पता है बच्चों आयरन बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं बेटा? Fe+2 का ऑक्सीडेशन करते हैं, वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी मदद से वो CO2 को रिड्यूस करते हैं, ऐसा कुछ। ये डिटेल में नहीं समझाऊंगा बच्चों, ये बॉटनी का पोर्शन है, बस इतना याद रखेंगे। पहले जो बैक्टीरिया बने वो कीमो हिट्रोट्रॉफ थे, उसके बाद जो बने बेटा वो कीमो ऑटोट्रॉफिक थे, उसके बाद जो बने मेरे बच्चों वो थे फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यानी अपना भोजन खुद बनाएंगे पर CO2 को रिड्यूस करने के लिए एनर्जी कहां से लाएंगे? लाइट से बच्चों, क्योंकि इनके अंदर जो है अब बैक्टीरिया क्लोरोफिल आ चुका था जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा कुछ। अब समझिए इस फोटो ऑटोट्रॉफिक में भी दो बने बेटा। पहले बने थे नॉन ऑक्सीजेनिक, यानी जो ऑक्सीजन जनरेट नहीं करते, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, क्योंकि बेटा वो H2S को तोड़ते थे और सल्फर रिलीज करते थे। और फिर उन्हीं के मॉडिफिकेशन से बाद में कौन बने? ऑक्सीजेनिक वाले बेटा। ऑक्सीजेनिक नाम से पता चल रहा है ऐसे जिन्होंने ऑक्सीजन जनरेट करी है। बेस्ट एग्जांपल है बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनोबैक्टीरिया। बेटा आपको इस सीक्वेंस याद रखनी है, सीक्वेंस याद रखिएगा। सबसे पहले जो बैक्टीरिया बने वो कीमो हिट्रोट्रॉफ, और सब म्यूटेशन से चल रहा है बच्चों ना। उसके बाद जो है कीमो ऑटोट्रॉफ, उसके बाद जो है फोटो ऑटोट्रॉफ, पर फोटो में पहले नॉन ऑक्सीजेनिक और फिर ऑक्सीजेनिक। बेटा ध्यान सुनिए, ये जो ऑक्सीजेनिक हैं इन्होंने ऑक्सीजन जनरेट की है, ऑक्सीजन जनरेट की है, और ऑक्सीजन यूज थोड़ा ना किए बच्चों। बेटा ये ऑक्सीजन तब यूज करते जब इनसे पहले वाले बना के देते, पर इनके पहले वाले तो सल्फर बना के दे रहे थे। यानी समझिए ये जितने भी बैक्टीरिया से बच्चों, इनके उस समय पर जो है ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। यानी सारे के सारे जो कैसे थे मेरे बच्चों? एनारोबिक थे। कैसे थे मेरे बच्चों? ये एनारोबिक। याद करो अभी तक मार्केट में ऑक्सीजन नहीं थी बच्चों। अरे समझिए साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन जनरेट की है, ऑक्सीजन यूज थोड़ा ना की है। ये खुद ऑक्सीजन तब यूज करते जब इनके पहले वाले बनाकर जाते, पर पहले वाले तो सल्फर बना रहे थे ना। तो बेटा समझिएगा, चाहे ये वाले हों, चाहे ये वाले हों, चाहे ये दोनों हों, ये कैसे हैं? एनारोबिक। और समझिए एक बार जब मार्केट में ऑक्सीजन रिलीज हो गई बच्चों, बेटा अभी तक जो है रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर चल रहा था ना, और जैसे अब ऑक्सीजन आ गई है तो ऑक्सीजन के आने की वजह से मेरे बच्चों क्रांति आ गई है, क्रांति आ गई है। यानी समझिए रिवोल्यूशन आ गया है, और ऑक्सीजन की वजह से जो रिवोल्यूशन आया उसे कहेंगे ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। यानी बेटा साइनोबैक्टीरिया ने क्या रिलीज कर दी? ऑक्सीजन रिलीज कर दी ना। बेटा साइनोबैक्टीरिया ने जो है ऑक्सीजन रिलीज कर दी है, और जैसे ऑक्सीजन रिलीज हो गई, अब तो बेटा ऑक्सीजन की वजह से धरती के इतिहास में बड़े बड़े क्रांतिकारी बदलाव हुए। ऑक्सीजन की वजह से क्रांति आ गई मेरे बच्चों, यानी ऑक्सीजन क्रांति। अब इस ऑक्सीजन क्रांति में क्या क्या हुआ मैं आपको समझाता हूं। पहली चीज तो मेरे बच्चों जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था वो किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। बेटा रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर जो है वो कन्वर्ट हो गया ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। साथ ही साथ बेटा जो है ओजोन का फॉर्मेशन हो गया, O2 आ गई तो O3 बन जाएगी ना,
और अगर ओजोन बन गई तो याद कीजिए जो यूवी रेज हैं वो क्या हो जाएंगी, ट्रैप हो जाएंगी, ट्रैप्ड। अब वो एटमॉस्फेयर का सीना नहीं चीर पाएंगी बेटा। और एक बार बेटा अगर ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर आ गया तो याद कीजिए वो जितनी भी गैसेस थी बेटा, वो जितनी भी गैसेस थी याद करो, जैसे कि मीथेन, अमोनिया, अब ऑक्सीजन इनका क्या कर देगी, ऑक्सीडेशन कर देगी ना बच्चों। और एक बार इनका ऑक्सीडेशन हो गया और टेम्परेचर भी अब ज्यादा नहीं है तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चों, केमिकल इवोल्यूशन क्या हो गया, बंद हो गया बस। यानी केमिकल इवोल्यूशन स्टॉप, यानी उसके बाद धरती पर कभी भी केमिकल इवोल्यूशन नहीं हुआ। और जब केमिकल इवोल्यूशन ही नहीं हुआ बच्चों, यानी ऑपरिन की कहानी का पहला हाफ ही बंद हो गया, तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी बंद हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके बाद कोई भी जीवन जो है वो नॉन लिविंग सब्सटेंस से नहीं बना। यानी बस पहला जो जीवन बना है वो जो है नॉन लिविंग से बना है। तभी तो कहा था बच्चों प्राइमरी ए बायोजेनेसिस। क्या कहा था, प्राइमरी ए बायोजेनेसिस, दैट्स इट बच्चों। बस पहला जो जीवन बना है यहां तक जो है ना बच्चों, साइनो बैक्टीरिया तक, बस ये नॉन लिविंग से बनते चले गए। उसके बाद कभी नहीं बना बच्चों, क्योंकि उसके बाद तो फिर ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। और याद कीजिए केमिकल इवोल्यूशन जो है वो हमेशा रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में होता है। एक बार ऑक्सीडाइजिंग हो गया तो केमिकल इवोल्यूशन हमेशा के लिए बंद हो गया। अब आगे और क्या हुआ समझिए बेटा। अभी तक जितने भी बैक्टीरिया थे वो एनरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे थे, पर जब ऑक्सीजन आ गई, बेटे बॉटनी की क्लास अटेंड कर चुके थे, इन्हें पता है कि एनरोबिक के अंदर 2 एटीपी रिलीज हो रहे हैं और एरोबिक के अंदर 36 या 38 एटीपी ना। तो बेटा फिर आगे चलकर उन्हीं के म्यूटेशन से क्या बने होंगे, फर्स्ट एरोबिक बैक्टीरिया। क्या बने होंगे मेरे बच्चों, फर्स्ट एरोबिक बैक्टीरिया बने होंगे, ऐसा कुछ। ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, ये बेटा इवोल्यूशन की सीक्वेंस चल रही है। ये आर्यन लिख रहा है सर एक ही तो दिल है कितनी बार जीतोगे, हर रोज जीतने की कोशिश करेंगे बेटा। 15 साल से एमजे सर हर दिन ये कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। तो आप देखिएगा पहले बैक्टीरिया कीमो हिटोट्रॉफ, फिर कीमो ऑटोट्रॉफ, फिर नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉफ, फिर ऑक्सीजेनिक। पर ध्यान रखिएगा अभी तक बेटा एनरोबिक चल रहा था, पर जैसे साइनो बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन रिलीज करी, ऑक्सीजन रिवोल्यूशन हो गया, और ऑक्सीजन रिवोल्यूशन हुआ तो रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग हो गया, और एक बार ऑक्सीडाइजिंग हो गया मेरे बच्चों तो केमिकल इवोल्यूशन हमेशा के लिए बंद हो गया। फिर उसके बाद दोबारा जो है कभी भी केमिकल इवोल्यूशन नहीं हुआ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो है वो नहीं हुआ है, ऐसा कुछ। अब समझिए बेटा, अब क्या, मुझे तो मैं बात कर रहा हूं बैक्टीरिया की। बेटा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट, यानी में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होते ना। फिर क्या हुआ, इन्हीं में हुआ होगा म्यूटेशन, और आगे चलकर क्या बने बेटा, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल बन गया। बस फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल बन गया, और ये बना है 2 बिलियन ईयर्स अगो। और बेटा फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल का क्या मतलब है, बेटा फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल का क्या मतलब है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट बने मेरे बच्चों अभी, यूनिसेलुलर, जैसे कि क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लोनाइट्स वगैरह, ऐसा कुछ। तो आपने देखा बेटा ये ऑपेरिन की कहानी जो है कंप्लीट हो गई है। ओके हाँ बेटा गलत लिख दिया मैंने, यूकैरियोटिक सेल जो है 2 बिलियन नहीं बेटा, वो तो प्रोकैरियोटिक सेल बना था ना। तो यूकैरियोटिक सेल बना है 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। अगर मैं सारी डेटाज आपको एक साथ रिवाइज करवाऊं बच्चों तो मेरे साथ रिवाइज कीजिए। यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, फर्स्ट लाइफ 4 बिलियन ईयर्स अगो, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 3 बिलियन ईयर्स अगो, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ यानी बैक्टीरिया 2 बिलियन ईयर्स अगो, एंड फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल 1.5 बिलियन ईयर्स अगो, दैट्स इट। सचिन लिख रहा है सर हमारे काश सारे टीचर्स आपके जैसा पढ़ाते। बेटा सभी टीचर्स बेहतरीन पढ़ाते हैं, हर टीचर अपना बेस्ट देने का कोशिश करता है, बस सबका बेटा तरीका अलग अलग हो सकता है, सबके अल्फाज अलग हो सकते हैं, पर विश्वास रखिए करीबिल परिवार में जो 9 के 9 टीचर्स हैं ना बच्चों, बेहतरीन टीचर्स हैं,
ऐसे टीचर्स आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगे बच्चों, ये सच्चाई है। बस ठीक है, सबका अंदाज अलग होता है, सबका तरीका अलग होता है। बाकी हर टीचर जो है चुन चुन कर बच्चों ने टीम बनाई गई है, तो बेहतरीन टीचर्स हैं। तो ऑपेरेंट हेल्डेन थ्योरी जो है वो कंप्लीट होती है। अब अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं ना बच्चों, अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, एनसीईआरटी के पैराग्राफ की अगर बात करें तो समझिए, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आ गई, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आ चुके ना बच्चों। और फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ में जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी बनी, उसने क्या रिलीज कर दी, ऑक्सीजन। और उसके बाद जो है बच्चों केमिकल इवोल्यूशन हमेशा के लिए बंद हो गया। और जब केमिकल इवोल्यूशन बंद हो गया मेरे बच्चों, तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बंद हो गया, क्योंकि फर्स्ट हाफ नहीं होगा तो सेकंड भी तो नहीं होगा। एनसीईआरटी के पैराग्राफ को समझिए बेटा। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ बन गई ना बैक्टीरिया, उसमें जो है जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी बना, उसने ऑक्सीजन रिलीज कर दी और ऑक्सीजन रिवोल्यूशन हुआ। तो बेटा यहां पर केमिकल इवोल्यूशन बायोलॉजिकल बनना, यानी ऑपेरिन की थ्योरी दोबारा कभी नहीं चली। पर समझिए बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बंद हुआ है, जीवन आना थोड़ा बंद हो गया बच्चों। उसके बाद तो जीवन के अलग अलग रूप आए ना, तो जो जीवन के अलग अलग रूप आए बच्चों, वो फिर इसी सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ से आए। याद कीजिए, इसके बाद जितनी भी बायोडाइवर्सिटी आई है, बायो में डाइवर्सिटी तो आई है ना मेरे बच्चों। देखिए फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आ गई, साइनोबैक्टीरिया आ गया। एनसीईआरटी समझा रहा हूं बच्चों, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आ गई, साइनोबैक्टीरिया, ऑक्सीजन रिलीज हो गई, फिर तो ऑक्सीजन रिवोल्यूशन हो गया ना। फिर तो बेटा रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर, और एक बार ऑक्सीडाइजिंग हो गया तो केमिकल इवोल्यूशन बंद, बायोलॉजिकल बंद, यानी दोबारा कभी भी फिर इस तरह से लाइफ नहीं बनी। पर लाइफ तो बनी है, और लाइफ के नए नए फॉर्म्स बने। यानी आज जो है बच्चों बायोडाइवर्सिटी तो है। इसका क्या मतलब है कि उसी फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ से आज की बायोडाइवर्सिटी बनी है। कैसे बनी होगी मेरे बच्चों, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, यानी ये लाइफ जो है बदलती चली गई होगी और नई लाइफ बनती चली गई होंगी। और एनसीईआरटी कहती है पहली सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ से, पहली सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ से आज की ये जो कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी बनी है, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है मेरे बच्चों। लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ये भी अपने आप में एक फैसिनेटिंग स्टोरी है। और इस कहानी का नाम है बच्चों ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। क्या नाम है मेरे बच्चों, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये दिलचस्प कहानी भी आप सुनेंगे एमजे सर की जुबानी। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ से आज की ये जो कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी बनी है, ये भी एक फैसिनेटिंग स्टोरी है, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। आप सुनेंगे एमजे सर की जुबानी। और इस कहानी का नाम क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। दैट्स इट। यानी बेटा केमिकल इवोल्यूशन होना था, हो गया। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होना था, हो गया। ऑपेरिन की कहानी होनी थी, हो गई। एक बार हो गई बेटा प्राइमरी ए बायोजेनेसिस, और एक बार जैसे साइनोबैक्टीरिया बना, फिर तो ऑक्सीजन रिलीज हो गई ना बच्चों। उसके बाद फिर कभी भी जो है ए बायोजेनेसिस नहीं हुआ है बच्चों, कभी नहीं हुआ। उसके बाद तो हमेशा क्या हुआ है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन हुआ है। और ये भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है, फैसिनेटिंग स्टोरी है। और इस कहानी का नाम क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। हमारे पास समय बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज समझा देता हूं। इतनी बेहतरीन जो थ्योरी है वो ऑपेरिन साहब ने आपके सामने पेश करी बेटा। इतनी बेहतरीन थ्योरी जो है ऑपेरिन अंकल ने आपके सामने पेश करी। बस अब पब्लिक ने उनसे बस एक ही सवाल पूछा, पब्लिक ने जो है उनसे एक ही सवाल पूछा। पहले तो धन्यवाद करना चाहेंगे, कोई मेहनत करता है उसके धन्यवाद तो कहना चाहिए ना बच्चों। पहले जो है धन्यवाद किया कि ऑपेरिन साहब आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, इतनी बेहतरीन कहानी आपने हमको समझाई। बस हम आपसे एक ही सवाल पूछना चाहेंगे। ऑपेरिन ने कहा पूछिए। वो कहते बस एक ही सवाल पूछेंगे, सबूत क्या है। और सवाल तो बिल्कुल लॉजिकल है ना बच्चों, एविडेंस क्या है, सबूत क्या है। क्योंकि समझिए 4 बिलियन वर्ष पहले आप नहीं थे, 3 बिलियन वर्ष पहले आप नहीं थे, 2 बिलियन वर्ष पहले आप नहीं थे,
1.5 बिलियन वर्ष पहले आप नहीं थे। तो आप मुझे इतना बता दीजिए एविडेंस क्या है, सबूत क्या है। तो ध्यान से सुनिए, ओपेनियन साहब क्या कहते हैं, केमिकल इवोल्यूशन का एविडेंस मेरे पास नहीं है, बायोलॉजिकल का एविडेंस मेरे पास है। एक एक वर्ड समझा रहा हूं एनसीईआरटी का। बेटा केमिकल का एविडेंस उनके पास नहीं था, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, पर बायोलॉजिकल का एविडेंस उनके पास था। यानी कमाल की बात देखिए, पिक्चर का पहला हाफ केमिकल है बच्चों, और केमिकल का सबूत उनके पास नहीं है। अरे बायोलॉजिकल का तो उनका सेकंड हाफ है ना मेरे बच्चों। समझिए, ओपेरियन की कहानी का पहला हाफ क्या है, केमिकल। तो पहले हाफ का सबूत होना चाहिए ना। और बेटा केमिकल का सबूत ओपेरियन के पास नहीं है, उनके पास किसका सबूत है, बायोलॉजिकल का। इसका मतलब क्या हुआ, जब उन्होंने अपनी कहानी लोगों को सुनाना शुरू किया होगा, वो मन ही मन जानते थे कि ये बस एक निराधार काल्पनिक कहानी है। हिंदी के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इंग्लिश की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये एक कंजेक्चर्ड स्टोरी है। एक एक वर्ड समझा रहे हैं बच्चों। कंजेक्चर का मतलब है मनगढ़ंत कहानी, यानी कि बेटा निराधार काल्पनिक कहानी। अरे सोचिए बच्चों, अगर केमिकल का सबूत होता, बायोलॉजिकल का नहीं होता, तो मानकर चलते ना कि जब पब्लिक को सुना रहे होंगे मन में कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ यार इसका सबूत है मेरे पास। पर समझिए, केमिकल का एविडेंस नहीं है उनके पास बायोलॉजिकल का है। इसका मतलब जब पब्लिक को कहानी सुनाना शुरू किया होगा केमिकल से, उसका सबूत तो था ही नहीं। यानी उनकी कहानी का जो पहला हाफ है ना बच्चों, वो एक निराधार काल्पनिक कहानी है, यानी कि एक मनगढ़ंत कहानी है, कंजेक्चर्ड स्टोरी है। पर अब पब्लिक ने बोला कि चलिए केमिकल का सबूत हम किसी और से मांग लेंगे, आप बायोलॉजिकल का सबूत दे दीजिए, क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी होता होगा। क्योंकि याद कीजिए, बायोलॉजिकल की शुरुआत में उन्होंने क्या कहा था कि जो कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल हैं वो समंदर के पानी में क्लस्टर बनाते हैं, प्रोटोबाइंट बनाते हैं। तो लोगों ने कहा कि देखिए भाई साहब, हमारी किचन में टेबल पर वहां प्रोटीन भी रखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट भी रखा हुआ है, लिपिड भी, पर कभी भी हमने उनको पास आते हुए नहीं देखा। तो हमें तो नहीं लगता कि इन मैक्रोमोलिक्यूल के क्लस्टर भी बनते होंगे। तो ओपेरियन ने कहा आप तो आज देख रहे हो, मैं बात कर रहा हूं उस जमाने की, और समंदर का पानी काफी गर्म था। तो ओपेरियन ने क्या किया, उन्होंने जो है गर्म पानी लिया, उसमें कार्बोहाइड्रेट डाला और प्रोटीन डाला, दो ही मैक्रोमोलिक्यूल डाले, और थोड़े ही दिनों में उन्होंने क्या देखा, ये मैक्रोमोलिक्यूल क्लस्टर बनाने लगे थे। और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का ये जो उन्होंने क्लस्टर बनाया, ये जो प्रोटोबायंट उन्होंने बनाया, इसको उन्होंने नाम दिया था बच्चों कोइजरवेट। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। यानी कोइजरवेट क्या है बच्चों, व्हाट इज कोइजरवेट। ये कोइजरवेट जो है वो ओपेरियन के द्वारा लेबोरेटरी में बनाया गया, ओपेरियन के द्वारा लेबोरेटरी में बनाया गया एक आर्टिफिशियल प्रोटोबायंट था, दैट्स इट। और ओपेरियन साहब ने कह दिया कि जब मैं लेबोरेटरी में प्रोटोबायंट बना सकता हूं, तो उस जमाने में क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है। और जब प्रोटोबायंट बन सकते हैं तो इयोबायंट भी बन सकता है, बैक्टीरिया भी बन सकता है। यानी बेटा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का सबूत जो है वो तो ओपेरियन साहब ने दे दिया। बेटा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का सबूत तो दे दिया उन्होंने, पर इनकी कहानी का पहला हाफ क्या है बच्चों, वो तो केमिकल इवोल्यूशन है ना। और केमिकल का सबूत इनके पास नहीं था, इसीलिए मैं कहूंगा कि इनकी जो कहानी है ओपेरियन की तरफ से, वो एक कंजेक्चर्ड स्टोरी है, निराधार काल्पनिक कहानी है। पर बेटा हम कहानी को रिजेक्ट थोड़ा होने देंगे, इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया है। तो क्या करेंगे, अगली क्लास में बेटा हम केमिकल इवोल्यूशन के सबूत देख लेंगे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एविडेंसेस इन फेवर ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। बढ़िया क्लास होगी, हम पढ़ेंगे बच्चों स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट और एविडेंसेस फ्रॉम मीटेओराइट। और बेटा हम केमिकल इवोल्यूशन के 2 एविडेंस पढ़ेंगे, और बायोलॉजिकल का एविडेंस जो है वो तो ओपेरियन साहब दे ही चुके हैं। तो फाइनली जो है हम ओपेरियन की थ्योरी को एक्सेप्ट करवा देंगे ना बच्चों, दैट्स इट। वापस से बोल रहा हूं बच्चों, केमिकल का एविडेंस जो है वो ओपेरियन साहब के पास नहीं था, इसलिए तो हम कहेंगे कि ओपेरियन की कहानी का जो पहला हाफ है वो एक निराधार काल्पनिक कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है, कंजेक्चर्ड स्टोरी है। पर रिजेक्ट थोड़ा होने देंगे, एमजे सर ने इतनी मेहनत से आपको समझाया है। तो केमिकल इवोल्यूशन के 2 एविडेंस अगली क्लास में देख लेंगे, और बायोलॉजिकल का एविडेंस तो ओपेरियन साहब लेबोरेटरी के अंदर जो है प्रोटोबायंट कोइजरवेट बनाकर दिखाई चुके हैं।
तो बायोलॉजिकल का सबूत वो दे चुके हैं, केमिकल का सबूत जो है एनसीईआरटी से हम अगली क्लास में ले लेंगे। तो फाइनली हम ओपेरिन की कहानी को जो है एक्सेप्ट करवा के जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आज की बेहतरीन क्लास आपको समझ में आई होगी। इसको रिवाइज कीजिएगा, मुस्कुराइएगा। अगली क्लास में फिर आपके साथ जुड़ूंगा एविडेंसेस इन फेवर ऑफ केमिकल